वक्त पहला एग्जिट पोल जो तमिलनाडु को लेकर आया है और वो TV9 का एग्जिट पोल है। तमिलनाडु एनडीए की 4 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडी गठबंधन को 35 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य का खाता नहीं खुलने का अनुमान तमिलनाडु के अंदर जताया गया और तमिलनाडु के अंदर अगर 4 सीटें भी एनडीए को मिल रही हैं तो ये वाकई में बड़ी बात है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर श्वेता एनडीए और बीजेपी बहुत ज्यादा 2019 और 14 के अंदर अच्छा नहीं कर पाई थी और यहां बीजेपी की नजरें बहुत ज्यादा टिकी। बिल्कुल, शायद बीजेपी ने तो खाता भी नहीं खोला था वहां पर तमिलनाडु में, और ऐसे में साउथ पर फोकस करना और जिस तरह से TV9 का ये एग्जिट पोल बता रहा है एनडीए को 4 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को 2 सीटें यहां पर मिल सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 सीटें बीजेपी को भी यहां पर मिल सकती हैं और ऐसे में ये माना जा सकता है, जो दक्षिण की बात अभी की जा रही थी कि साउथ में प्लस की उम्मीद है, तो कह सकते हैं तमिलनाडु से खाता जरूर खुलता हुआ नजर आ रहा है। योगेश जी, एक कमेंट आपसे चाहेंगे, 4 सीटें अगर तमिलनाडु के अंदर मिलती है तो इसको माने कि दक्षिण का द्वार खोल रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, ये इसलिए भी हो सकता है कि बीजेपी ने वहाँ ताकत पूरी लगाई और आपको ध्यान होगा कि विधानसभा जो चुनाव हुए थे उनमें 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु की विधानसभा में पहुंचे थे, जो आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि 4 विधायक बीजेपी के पहुंचे। तो ये जो इलाका है कोस्टल का, जो खास तौर से रामेश्वरम का इलाका है, कन्याकुमारी का इलाका है, जो एक ज़माने में जयललिता गढ़ था, और आपको ध्यान है पिछली बार यहाँ पर अलायंस भी था जयललिता की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का। इस बार अलायंस अलग तरह से है, वहाँ पर नहीं है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी ने ताकत लगाई है वहाँ पर। इस बार रोड शो भी वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने किया और हाल ही में योग साधना करने भी वो वहीं पर पहुंचे हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु का इलाका है, तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने फोकस किया है और प्रवासी वोट जो हैं बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर प्रवासी रहते हैं, जो हिंदी बेल्ट से हैं, ख़ास तौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान बड़ी तादाद में है, तो उनको फोकस बीजेपी ने किया और वहाँ पर शहरी इलाकों में जड़े जमाने की कोशिश की। और जो आंध्रा और तेलंगाना से सटा इलाका है उस इलाके के अंदर बीजेपी को उम्मीद है कि वहां पर खाता खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में दस्तक देती है। अरुण जी, पहला कमेंट आपसे, इसको शुभ संकेत कहें इंडी गठबंधन के लिए? देखिए, तमिलनाडु में इस बीच क्योंकि आंध्र प्रदेश को लेकर भी इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आ गया है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। विजेंद्र, वाईएसआरसीपी 5 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, यानी एक भी सीट नहीं दे रहा एग्जिट पोल। टीडीपी को 13 से 15 सीट मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को यहाँ से 4 से 6 और जनसेना को 2 सीटें मिलने का अनुमान ये एग्जिट पोल दे रहा है। कौम कल्याण की पार्टी है, इसका अलायंस है वहां पर बीजेपी के साथ। तो अगर ये 4 से 6 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 8 सीटें वहां पर पहुंचती हैं। इसको हम 6 से 8 कर सकते हैं, और अगर 6 से 8 है तो फिर ये बीजेपी के लिए थोड़ी सुखद नहीं, ज्यादा सुखद बात है। हालांकि कांग्रेस वहां 0 है, लेकिन गठबंधन है, गठबंधन के साथ किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। टीडीपी अगर वहां 13 से 15 ले रही योगेश जी, तो इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, टीडीपी का कमबैक हो रहा है, इससे ये अंदाजा लगेगा। और जिस तरह चंद्रबाबू नायडू ने वहाँ पर यात्रा शुरू की थी, आपको ध्यान ही है कि यात्राओं का प्रदेश है वो, तो यात्राओं के कारण टीडीपी यहाँ पर अलग होकर लड़ रही है चुनाव इस बार, और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर भी टीडीपी की तैयारी है। और नहीं, लेकिन मैं सवाल इसलिए कर रहा था योगेश जी, क्योंकि वहां टीडीपी एक तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में रहती है। वाईएसआरसीपी ये भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बहुत खिलाफ रहती है। लोकसभा में जितने भी विधेयक आए, वाईएसआरसीपी ने बीजेपी का सपोर्ट किया है। यहाँ बहुत लंबे अरसे से तेलुगु देशम पार्टी ने कमबैक की तैयारी की थी और इसीलिए यात्रा निकालना शुरू किया। वाईएसआर की पार्टी के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने भी यात्रा निकाली, लेकिन यहाँ पर मुद्दों की बात थी। यहाँ वो सामाजिक तौर पर वहाँ पर कई कार्ड उन्होंने खेले, लेकिन उनकी बहन ही वहाँ कांग्रेस पार्टी में जाकर विद्रोह पैदा कर दिया। योगेश जी, रोकना चाहेंगे माफी के साथ। श्वेता, तेलंगाना को लेकर भी इंडिया टीवी का एग्जिट पोल आ चुका है और तेलंगाना में बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को भी 8 से 10, बीआरएस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान, जबकि एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को उम्मीद है 13 सीटों की। अगर ये 8 से 10 पे जाता है बीजेपी का, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए थोड़ा झटका होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 सीटों के लगभग बीजेपी को उम्मीद है कि वो तेलंगाना में प्राप्त करेंगे। और यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस को तो नेचुरली यहाँ पर सीटें मिलना तय था। और लेकिन ये जो ओबीसी को दे रहे हैं, ये वही सीट है जो जहाँ ओबीसी खुद लड़ रहे हैं, ये वही एक सीट है जहाँ से जीत की सबसे ज़्यादा उम्मीद एआईएमआईएम को है। तो मतलब हरी साड़ी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई और वहां ओवैसी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वहाँ पर
आपको ध्यान ही है कि वो कुशल वक्ता भी हैं और किस तरह से केवल मुसलमानों को ही नहीं और दूसरी जातियों को भी साधने की क्षमता रखते हैं और ये गढ़ रहा है AIMIM का। तो मुझे जो लगता है एक सीट जो दे रहे हैं वो ओवैसी की पार्टी की ही, और खुद ओवैसी जहाँ से लड़ रहे हैं हैदराबाद, वो वाली सीट है। पिछली बार भी एक ही सीट AIMIM पिछली बार भी एक ही सीट थी और इस बार भी ये तो कुछ ज्यादा कुछ प्लस है ही नहीं, बस ये कि अगर एक सीट थी तो एक ही सीट को बचा सके। ये पारंपरिक गढ़ है। हाँ। श्वेता, इनके पिताजी भी वहां से सांसद रहे हैं। बिल्कुल, ये पारंपरिक ये तो सीट है ही उनकी। लेकिन तमिलनाडु को लेकर ये आज तक का भी एग्जिट पोल है और क्या कहता है ये जरा उस पर नजर डालिए। बीजेपी को यहाँ से 2 से 4 सीट मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 13 से 15 सीट, डीएमके को मिल सकती है यहाँ पर 20 से 22 सीटें, तो AIADMK को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। तो ये आज तक का एग्जिट पोल है जो यहाँ पर सीट दे रहा है। लेकिन इससे पहले भी हमने जब बात की थी तमिलनाडु से, भाई 2 से 4 बहुत चौंकाने वाला है। अगर कांग्रेस को यहाँ से 10 से सीटें दे रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा कमबैक है तमिलनाडु की राजनीति में। 13 से 15 तो डीएमके के साथ कांग्रेस का अलायंस है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं वो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं से आ रही हैं तो इसी स्टेट से आ रही है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर योगी जी 2019 में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। अगर वहां 2 से 4 सीटें उसको मिल रही है तो इसको आप सही मान रहे हैं या कह रहे हैं कि जितनी मेहनत वहां की गई उस हिसाब से परिणाम नहीं आया? मुझे लगता है कि तकरीबन 1 या 2 सीटें बीजेपी की आ सकती है, 4 की मैं उम्मीद नहीं कर रहा। खुद बीजेपी नेटवर्क या थिंक टैंक भी वहाँ 1 या 2 सीटें मान रहे हैं क्योंकि डीएमके का असर है और इसी असर का फायदा वहाँ कांग्रेस को मिल रहा है। तो वोट जो आपस में टूटने की संभावना थी सेकुलर फोर्सेस की, उनको रोकने का काम डीएमके कांग्रेस ने वहां पर किया है। तो ऐसे में तो योगेश जी 13 से 15 कांग्रेस को, 20 से 22 डीएमके, तो तमिलनाडु बड़ा है। तो आप देखिए पिछली लोकसभा में भी डीएमके की जो प्रेजेंस है वो बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस वहां पर रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जयललिता की जो पार्टी रही, जब तक वो जिंदा रही, कितनी मजबूत रही, और उनके जाने के बाद जो 2 फाड़ वहां पर हुए, आज वहां पर अस्तित्व को तलाश रही है। ठीक है, कर्नाटक को लेकर इंडिया टीवी का एग्जिट पोल है, जरा इसको भी देखते हैं क्योंकि कर्नाटक के अंदर बीजेपी को 18 से 22 सीट मिलने का अनुमान, जबकि कांग्रेस को 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान, जेडीएस को 1 से 3 सीट। कर्नाटक में टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 22 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 6 सीटें, अन्य का खाता यहां नहीं खोलता हुआ टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। और कर्नाटक के अंदर बीते चुनाव के अंदर भी बीजेपी की अच्छी खासी सीटें थी और उन सीटों को शायद वो बरकरार रखते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। लेकिन अमित, आपसे मैं रिएक्शन चाहूंगा, अभी तक के जितने सर्वे आए हैं क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि नहीं सर्वे अलग होते हैं, एग्जिट पोल अलग होते हैं, एग्जिट पोल अलग होते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि जो भी सर्वे आए हैं निश्चित रूप से सर्वे करने वालों ने अपनी मेहनत की होगी। जितनी मेहनत उन्होंने की है उतनी हमारे कार्यकर्ताओं ने भी खूब मेहनत की है। और जो दक्षिण के एरियाज के अभी सारे सर्वेज आ रहे हैं, जो अलग अलग टीवी चैनल्स के अलग अलग आप दिखा रहे हैं अपने स्तर पे, हमें लगता है कि जो आ रहे हैं उससे कुछ बेहतर होने की उम्मीद हमको लगती है। चलिए, क्योंकि लेकिन जो आएगा वो 4 तारीख को सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कर्नाटक में अगर बीजेपी को 18 से 22 है तो देखिए पिछली बार 25 मिली थी और एनडीए के पास 26 सीटें यहां पर थी, जेडीएस के पास 1, कांग्रेस के पास 1 सीट थी। और ऐसे में कांग्रेस को 4 से 8 सीट, यानी कांग्रेस यहां पर पिछली बार से प्लस नजर आ रही है और बीजेपी को 22 के करीब बताया जा रहा है, तो 25 सीट थी तो वो थोड़ा माइनस नजर आ रहा है। योगेश जी, एक्चुअली वहाँ पर असर इसलिए भी है क्योंकि श्वेता वहाँ सरकार है कर्नाटक में, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री है वहाँ के, और दोनों जो मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, दोनों की मेहनत तो है। यहाँ पर बीजेपी को जो उम्मीद है उसके आसपास ही सीटें आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान है सीडी कांड भी सामने आ गया था और बीजेपी की इतनी सीटों का अर्थ भी इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने देवेगौड़ा की पार्टी से अलायंस किया। तो देवेगौड़ा की पार्टी से अलायंस करने के कारण बीजेपी को यहाँ पर जो ओबीसी वोटों का जो लाभ हुआ उसके कारण बीजेपी अपनी प्रेजेंस को बनाने में ठीक ठाक स्थिति में जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है, जहां पर मार्जिन 15 से 20 हजार के बीच में रहने वाला है और कांग्रेस के साथ कड़ा मुकाबला वहां पर है। अब योगी जी इसको कैसे देख रहे हैं कि भाई इस कर्नाटक के अंदर लिंगायत और वोकलिंगा 2 बड़े फैक्टर हैं, क्या लोकसभा चुनाव में फैक्टर पूरे तरीके से इंपैक्टफुल नहीं होते, वोटों का डाइवर्सन नहीं हो पाता? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो डाइवर्जन हुआ, लिंगायत वोट टूटे, और जो खासतौर से सिद्ध मठ है, जो लिंगायतों का बड़ा मठ है कर्नाटका में, बेंगलोर के पास में, सिद्ध मठ ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम किसके साथ वहाँ पर जाएंगे। लेकिन लोकसभा में परिस्थितियाँ बदलती है, वहाँ हिंदुत्व कार्ड भी चलता है और आपको ध्यान ही कि टीपू सुल्तान को लेकर और कई तरह की वहाँ पर बातें होती है। इसके अलावा ख़ासतौर से जो बुर्के को लेकर भी वहाँ पर सवाल खड़े किए गए, कॉलेज के अंदर लड़कियों को लेकर वहाँ पर मुंह ढककर नहीं जाने को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। तो बीजेपी की जो हरावल दस्ता है
और ख़ासतौर से वहाँ पर संघ का नेटवर्क भी बहुत मजबूत है। आपको ध्यान ही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी वहीं से आते हैं और खुद संघ के सर कार्यवाह वो भी वहीं से आते हैं, कर्नाटक की धरती से आते हैं। तो ये वो स्टेट है जहाँ पर हिंदुत्व जड़ों में रहा है। ये वो स्टेट भी है साउथ का जहाँ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी स्टेट में बनी थी, कर्नाटक के अंदर। तो ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक में अगर 20 सीटें 22 सीटें बीजेपी लाती है तो कोई अतिशोक्ति यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है श्वेता, बीजेपी ला अरुण सकती जी है। क्योंकि हमारे साथ हो सकता है वो इससे इत्तेफाक ना रखे क्योंकि भाई उनकी सरकार है, वो इससे दिल मांगे मोहर वाली स्थिति में होंगे। अरुण जी, आपको लग रहा है कि कर्नाटक में जो सर्वे आया है वो सही है, आपको लगता है कि नहीं आंकड़े थोड़े अलग होंगे? देखिए, इससे पहले मैं अपनी बात कहूं, एक डिस्क्लेमर फिर यूज करूंगा मैं कि देयर इज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन एग्जिट पोल एंड एग्जैक्ट पोल। रात दिन का फर्क है। पिछले 5 लोकसभा के इलेक्शन के एग्जिट पोल हमको यही सिखाते हैं। नोबडी कुड कैप्चर कि ठीक कितनी सीटें हैं। कई मामले में तो बिल्कुल उल्टा अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी इस साइंस को बिल्कुल बेइज्जती करने का मेरा इरादा नहीं है। जैसे अमित ने भी कहा, ये अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन एक दो जो टीवी चैनल हैं वो इतने संदिग्ध हैं कि उनका सर्वे तो मैं आंख मीच के इग्नोर कर सकता हूं। मुझे लगता है आपने शायद आर भारत का सर्वे देख लिया है। हाँ, आर भारत है, टाइम्स नाउ है, अगर नाम ही लेने हैं तो एनडीए को 350 से अगर मैं गलत नहीं तो 375-80 तक पहुंचा दिया है। अमित जी को शायद वो दिखाई दिया है ना अमित जी? ये देखिए, मैं तो अरुण जी सॉरी, हाँ नहीं, इवन ये जो कर्नाटक 18 से 20 है, ये दिस इज नॉट रियलिस्टिक। आप फाइनली देखेंगे कांग्रेस इससे कहाँ ही अच्छा, तमिलनाडु से तो आप तमिलनाडु यस, तमिलनाडु क्योंकि बीजेपी ने बहुत पहले ये भांप लिया था कि ये जो खड्डा नॉर्थ में होगा उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं कंपनसेशन चाहिए होगा। मैं ओपन हार्ट से कहता हूं, उन्होंने तमिलनाडु में काफी मेहनत की, स्पेशली 1-2 सीट पे उनका जो बीजेपी का अध्यक्ष है तमिलनाडु में, वो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो 2 सीट मिलेंगी बीजेपी को, वहां से उसकी उम्मीद थी हमें। 2 की मैं कह रहा हूँ, 2 की मैं बता रहा था उम्मीद, 2 सीटें वहां जा सकती है बीजेपी, 2 जा सकती है। ठीक है, संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अभी तक कर्नाटक, तमिलनाडु इनके सर्वे आ चुके हैं। आपको क्या लग रहा है कि सर्वे सही दिशा में जा रहे हैं, या जिस तरीके से अरुण जी कह रहे हैं कि नहीं, जहां हम हार रहे हैं वहां हम नहीं मानेंगे, जहां हम जीत रहे हैं वहां मान लेंगे? हाँ, सही। देखिए विजेंद्र जी, सभी को अपनी राय रखने का हक है, तो स्वागत है इनकी बातों का, लेकिन मैं ये मानता हूँ और बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो भी ये जानता था कि नॉर्थ में कुछ कैंडिडेट्स के प्रति, जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं उनके प्रति पार्टी को भी संदेह था। कुछ को तो टिकट काट दिए गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग रह जाते हैं कि ये चुनाव हार सकते हैं, और नॉर्थ में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए अब से 5 साल पहले बीजेपी ने कमर कस ली थी, और उसकी जो पूर्ति है वो साउथ से इस बार होने वाली है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कितनी कितनी सीटें किसको मिल रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है, कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी एंट्री दर्ज कराने में कामयाब होगी, और वो सीटें जो नॉर्थ में उसको नुकसान हो सकता है उनकी भरपाई वहां से होगी। इसीलिए मैंने कहा है कि तीसरी बार मोदी जी सरकार बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं, और अपना जो उनका पूर्व का जो एक जनाधार था, या कहिए जितनी सीटें थी, उनको मुझे लगभग लगता है वो रिपीट करने जा रहे हैं। श्वेता, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा इसको सही और कर सकते थे संदीप जी, कि भाई कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी से आगे भी एक टापू है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, वहां तक बीजेपी पहुंच चुकी है। वापस आपके पास आएंगे हम भाई, वापस आएंगे। लेकिन अमित जी, भाई सर्वे जो अभी तक आया है वो बता रहा है कि बीजेपी जितना दक्षिण से उम्मीद कर रही थी उतना नहीं आ रहा है वहां से। नहीं, अभी तो मेरी बात सुनिए, निश्चित रूप से उससे बेहतर आएगा। और ये आप मान के चलिए कि अमूमन ये माना जाता था कि बीजेपी जो है हिंदी पट्टी की पार्टी है, और जिस तरह से साउथ में लगातार भाजपा का हर राज्य के अंदर खाता खुल रहा है, सीटें आ रही हैं, 2 सीटें 3 सीटें, जहाँ हमारा कभी खाता ही नहीं खुला, तो ये बहुत शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मैं मान रहा हूँ कि जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, हमारे नेता का काम है मोदी जी का पिछले 10 साल का, निश्चित रूप से बहुत बिल्कुल। सुखद और अच्छे परिणाम एक और आएंगे। एग्जिट पोल है, नजर डाल लेते लोकसभा चुनाव को लेकर। एनडीटीवी का एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत ये दे रहा है। एग्जिट पोल एनडीए को 371 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं इंडी गठबंधन को 154 सीट मिलने का अनुमान, और अन्य को 30 सीट मिलने की संभावना यहां पर जताई है।
रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल में एनडीए को 353 से 368 सीटें, इंडी गठबंधन को 118 से 133 सीटें और अन्य को 43 से 48 सीट मिलने का अनुमान है। यानी ये ओवरऑल जब हम 542 सीटों की बात कर रहे हैं एग्जिट पोल में, तो देख सकते हैं रिपब्लिक भारत सीधे तौर पर 353 से 368 सीटें दे रहा है, इंडी गठबंधन को 118 से 133 सीटें। योगेश जी, देखिए मेरे हिसाब से 400 दे देनी चाहिए थी रिपब्लिक को। नहीं, लेकिन योगेश जी क्या एनडीटीवी के अंदर बदलाव के बाद आपको लग रहा है कि समीकरण बदल रहे हैं? क्योंकि मैं यकीन से कह सक रहा हूं कि अगर पुराने वाला एनडीटीवी होता तो ये परिणाम नहीं होता। देखिए ये कहा जा सकता है, विजेंद्र, साहसपूर्ण बात आपने की है। तो कुल मिलाकर ये जो देश में जो एग्जिट पोल का फैक्टर है और बीते चुनाव में भी हमने देखा, ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को बढ़त है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 400 पार हो जाएगा ये कोई भी एग्जिट पोल अभी तक दावा नहीं कर आर भारत का एग्जिट पोल भी है, देख लेते हैं। आर भारत के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत है, एनडीए को 353 से 368 सीटें मिलने का अनुमान, जिस तरह से योगेश अभी हम चर्चा भी करते हैं विजेंद्र। इंडी गठबंधन को 118 से 133 सीटें ये आर भारत दे रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य पार्टियों की बात कर ले तो करीब 43 के करीब सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, लेकिन आर भारत का एग्जिट पोल एक तरफा एनडीए को सरकार बनाते इसमें वो छुपा गया। अगर वो इंडी गठबंधन के अंदर फिर ये भी बता देता कि भाई कांग्रेस को कितनी मिल रही है, तो शायद वो कांग्रेस को 40 से 50 के बीच में समेटता। योगेश जी, क्योंकि इंडी गठबंधन में बहुत दिग्गज पार्टियां हैं जिनका अपना क्षेत्रीय जनाधार है, और वहां कांग्रेस सेकंड नहीं थर्ड नंबर पर भी नजर आएगी। तो इस हिसाब से तो 50-60 ही सीटें हैं कांग्रेस। खासतौर से दक्षिण पर जिस तरह से अभी अब तक के जो एग्जिट पोल 33 से 37 सीटें डीएमके कांग्रेस अलायंस को दे रहे हैं तमिलनाडु में। तो साउथ के अंदर जब कांग्रेस पार्टी या अलायंस वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटका हो, और ये ज़रूर है कि आंध्रा में कांग्रेस को 0 दिया है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कांग्रेस 0 रहेगी, वहाँ कांग्रेस सीट जीतेगी, भले ही एक ही जीते, लेकिन वहाँ कांग्रेस आंध्रा में जीतेगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है कि अप्रत्याशित रूप से 400 के आसपास ही ज़्यादातर एग्जिट पोल जो है वो पहुँचाने की तैयारी में है कि 400 तक तो हम पहुँचा दें उन एग्जिट पोल्स को। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि भाई 400 का नारा दिया गया था ताकि विपक्ष उसमें उलझ जाए, और वो उलझता भी ना। एक्चुअली नारा एग्जैक्टली था, अमित जी मेरी बात से सहमत होंगे, 370, क्योंकि धारा 370 हटाई थी जम्मू कश्मीर से, तो वो जो नारा था वो 370 का जो मोटे तौर पर जो नारा था, 400 का एक कहा जा सकता है एक ऐसा नारा बुलंद किया गया जिससे विपक्ष जो है वो खलबली में ये जो आंकड़ा दे रहे हैं एनडीटीवी और आर भारत, इसमें इंडी गठबंधन को 118 से 133 है। अब तमिलनाडु को बाहर कीजिए, इसमें से बिहार के आरजेडी को बाहर कीजिए, महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव ठाकरे को बाहर कीजिए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर सपा को बाहर कीजिए, हरियाणा में इनेलो को बाहर कीजिए। मेरा सवाल यह कि फिर इस हिसाब से कांग्रेस के खाते में कितनी आएंगी? फिर देख, कांग्रेस के खाते में एग्जिट पोल है वो 50 से 60 सीटों के बीच ही दे रहे हैं कांग्रेस को, इससे अधिक दे ही नहीं रहे वो। लेकिन आपने कहा कि आंध्र प्रदेश में 0 जो दे रहे एग्जिट पोल वो नहीं है, इससे बढ़कर बट सीटें तो आनी है, उसकी सबसे बड़ा आधार आपको क्या लगता है योगेश? देखिए, एक तो क्या था कि जिस तरह का प्रचार था आंध्र प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस ने बहुत मेहनत की और वहाँ पर वाईएसआर की पार्टी को तोड़ने का काम किया। दूसरा, जो मुस्लिम वोट है और वहाँ का जो शेड्यूल कास्ट का वोट है, उसने वहाँ पर रिफ्लेक्शन था, वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की पार्टी की तरफ थोड़ा बहुत मूव हुआ वहाँ पर, जैसा अन्य जगहों पर हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी ने वहाँ पूरी ताकत इस बार वहाँ पर लगाई थी और टीडीपी अपना कमबैक चाह रही थी। अभी तो एग्जिट पोल है, असली जो रिजल्ट 4 जून को आएंगे, लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो स्टेट्स हैं, ये अपनी कहानी मुझे लगता है ऐसी रचेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये प्लस रहेगा कांग्रेस के लिए, इंडी गठबंधन के लिए। और अभी ईस्ट और वेस्ट पर नहीं आए हैं। ईस्ट और वेस्ट जो होगा वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा तो प्लस फैक्टर जाने वाला है। ठीक है, अरुण जी क्या कहेंगे? क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं योगेश जी जो बात कह रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे 1-2 ये अभी आए हैं सर्वे, एग्जिट पोल, ये एनडीटीवी और रिपब्लिक आर भारत, यही वो चैनल हैं जिनकी वजह से हम नहीं आना चाह रहे थे। हमें पता है कि ये क्या रिजल्ट दिखाने वाले हैं और इनकी मजबूरियां पता हैं, अब पूरा देश जानता है। लेकिन मेरी बात सुनिए ना, अगर वो कुछ दिखा रहे हैं तो आपको तो फिर भी हमारी मौका कोई मिलेगा। शिकायत नहीं है, तो बहुत लवली चैनल है,
हमारी शिकायत यही थी, जो पूर्व निर्धारित सर्वे आने थे वो साबित कर रहे हैं अपनी लॉयल्टीज, उनका मजबूरी है कुछ। सर हमारे चैनल को जगदीश चंद्र जी, पवन सर और वीरेंद्र सर चलाते हैं। आपको ध्यान होगा पिछले बार हमने कहा था, सर ने कहा था 300 और फिर गिनते जाइए, और वही तो हुआ था सर। मैं तो इससे भी पुरानी बात करता हूँ, जब जगदीश चंद्रा जी ईटीवी राजस्थान के पूरे रीजनल्स के हेड हुआ करते थे और पूरे देश बिहार में सरकार बना रहा था बीजेपी की। बिल्कुल, वो 1 घंटे में ही सबने सरकार बना दी थी। और मुझे लगता है कि दुनिया, देश के दुनिया के जितने चैनल थे वो हमारी तरफ आ गए और हमने जो रिजल्ट दिया वो एग्जैक्टली वही था। और अभी भी देखिए ना, 3.5 घंटे का एनालिसिस किया है उन्होंने, और अंत का जो कंक्लूजन था वो यही कि भाई आंकड़े कुछ भी हो, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, ये उनका कंक्लूजन है। लेकिन बहरहाल तमिलनाडु के आंकड़े आपको दिखाते हैं। जरा देखिए तमिलनाडु के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। जरा देखिए तमिलनाडु के अंदर बीजेपी को 2 से 4, यानी कि तमिलनाडु में बीजेपी खाता खोलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 13 से 15, डीएमके 20 से 22, एआईए डीएमके जयललिता की जो पार्टी है वो 0 से 2। और ये आज तक एक्सेस का ये एग्जिट पोल है, और ये कह रहा है TV9 के एग्जिट पोल पर भी नजर आ रहे थे तमिलनाडु को लेकर। देखिए TV9 तो यहाँ पर 4 एनडीए को दे रहा है, इंडी गठबंधन को 35, एआईएडीएमके को 0 और अदर 0। हालांकि पिछली बार एआईएडीएमके के पास 1 थी और बीजेपी के पास 1 भी नहीं, और ऐसे में एनडीए का ये प्लस है। लेकिन श्वेता यहाँ हो सकता है कि अरुण जी ऑब्जेक्शन दे, या तो हम एनडी लिखें उसको या फिर एनडीआईए लिखें हम, क्योंकि ए वहां भी अलायंस है और ए यहाँ भी अलायंस है, और ये थोड़े से दिन की बात है, सर हमने उसको सही किया, हो जाएगा ये, हम उसको सही कर रहे हैं। मुझे पता था कि ऑब्जेक्शन आ सकता है। बहरहाल TV9 का जो तमिलनाडु का एग्जिट पोल है वो हमने आपको दिखाया, और भारत का एग्जिट पोल, और ये एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, या कहिए कि 350 और गिनते जाइए वाली स्थिति में आ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन जो है 118 से 133 और अदर 43 से 48। और अगर आर भारत के सर्वे को सही मान ले एक बार के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। और जिस तरीके के आंकड़े 370 के आसपास बीजेपी चाह रही थी, आर भारत के सर्वे ने उनको कम से कम सर्वे में वहां तक पहुंचा दिया। दिलचस्प रहेगा कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होते हैं या नहीं, क्योंकि दावे इंडिया गठबंधन के भी हैं 295 प्लस के, और ऐसे में तो यहाँ 118 से 133 यहाँ पर आर भारत का ये एग्जिट पोल दे रहा है। कितना ऊपर नीचे होता है ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन आर भारत का एग्जिट पोल ओवरऑल जो 542 सीटों की बात कर रहे हैं हम, उसमें 353 से 368, 118 से 133 इंडिया गठबंधन, तो अदर्स में 43 से 48 सीट यहाँ पर मिलती हुई इस एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। और देखिए श्वेता, आर भारत की रेपुटेशन दांव पर है, क्योंकि कोई भी एक बड़ा संस्थान जब इस तरीके के सर्वे देता है, चाहे उसमें हम है या कोई और है, तो वो बहुत ठोक बजाकर चेक करता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि बाद में फसीयत होगी। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आर भारत ने जो सर्वे दिया वो उन्होंने ऐसे ही दिया होगा जिस तरीके का आरोप लगाते हैं भाई दबाव में दिया होगा, क्योंकि अलग अलग संस्थान अलग अलग एक उनका सैंपल कलेक्शन होता है। हो सकता है आर भारत जहां से सैंपल कलेक्ट कर रहा हो वो बीजेपी का गढ़ हो, बाकी चैनल जहां से कर रहे हो वो अलग हो। बिल्कुल आपने दबाव की बात की, लेकिन अहम ये भी हो जाता है कि यहाँ पर विश्वसनीयता भी दांव पर लगी होती है, और ऐसे में आप किसी के दबाव में आप बिल्कुल अलग इतर नहीं जा सकते हो कि जो आपको नजर आ रहा है आंकड़े क्या है। तो ऐसे में उसके इर्द गिर्द प्लस माइनस माना जाता है। गांव में कहावत है कि आटे में नमक मिलता है, नमक में आटा नहीं मिलता है। वो कर भी नहीं सकते, वो कर भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस लिहाज से देखिए आर भारत का ये ओवरऑल जो एग्जिट पोल है, सीटों के मुकाबले 353 से 368। हालांकि बीजेपी भी ये कह रही थी, जब ये भी सवाल हुआ था कि 400 पार, विपक्ष ने जरूर सवाल उठाया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ऐसे में क्या लोकतंत्र नहीं है, आम जनता पे भरोसा नहीं, तमाम सवाल उठाए गए थे। लेकिन बीजेपी का कहना यही था कि लक्ष्य तो देखिए बड़ा रखना चाहिए। जब हम पिछली बार 300 प्लस थे तो इस बार हमने लक्ष्य बड़ा रखा है, टारगेट बड़ा है, 272 ही तो है वो जादुई आंकड़ा, उससे ऊपर तो आने वाले हैं। ये बात इसे लेकर कही गई थी, लेकिन अब ये आंकड़े कम से कम उन्हीं के फेवर में फिलहाल आर भारत का एग्जिट पोल तो जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आर भारत का सर्वे बहुत अलग है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इसके अलावा जितने भी सर्वे आए हैं वो सर्वे राज्यवार आए हैं, उन्होंने अभी तक कलेक्ट नहीं किया पूरे आंकड़े को। एनडीटीवी का आंकड़ा देखिए 371, एनडीए इंडिया गठबंधन 154 और अदर 30। ये आंकड़ा थोड़ा सा हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को सूट करे या कांग्रेस को सूट करे, लेकिन यहां भी आप देखिए 370 को प्लस एनडीटीवी का सर्वे भी और एनडीटीवी ऐसा लग रहा है कि अदर्स में से एडजस्ट कर दिया है एनडीए और इंडिया गठबंधन भी, क्योंकि यहाँ पर अदर महज 30 दिखा रहा है, उसमें 42 से 48 के करीब दिखा रहा था। लेकिन ये जरूर है कि 371 एनडीए इंडिया गठबंधन को 154, यानी उस पिछले एग्जिट पोल से ये प्लस है, बढ़त ये नजर आ रहा है। लेकिन अब कितना एग्जैक्ट परिणाम आते हैं, हालांकि इसी पे मेरा सवाल है भाई, अभी तो 2 चैनल के ओवरऑल सर्वे आए हैं, चलिए वापस आएंगे। लेकिन जी न्यूज के सर्वे में एनडीए को 353 से 367 सीटें। एक और सर्वे आर भारत, इंडिया, एनडीटीवी, इसके बाद अब जी न्यूज
एनडीए को 353 से 367 सीटें, जबकि इंडी गठबंधन को 118 से 133 सीटें मिलने का अनुमान और अन्य को मिल सकता है 43 से 68 सीटें। आप ये कहेंगे अरुण जी कि एक और चैनल उसी फहरिस्त में आके खड़ा हो गया? बात पे कि ये एग्जिट पोल की कोई आस्था अब रह नहीं गई है। आप देख लीजिए ना, पिछले 25 साल के एग्जिट पोल का फैसले देख लीजिए, वो चाहे 2004 का हो, 2009 का हो, इवन 2014, ये पूरा ठीक से नहीं बता पाए एक्सटेंट कि बीजेपी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कोई 2019 का है, ये कैप्चर ही नहीं कर पाते। 2019 में बता दिया था, 14 में भी बता दिया था कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है। 19 तो मुझे याद है। जिन दो सर्वे की आप बात कर रहे हैं वो तो इतनी जल्दी में है कि राज्यवार डिटेल भी नहीं दे रहे। उनको तो मालूम है क्या देना है फाइनली। उनको ये भी तो पता है ना सर कि जनता जानना क्या चाह रही है। जनता जानना चाह रही है कि मोदी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये क्योंकि ओवरऑल सर्वे है और इसके बाद इंतजार जरूर होगा कि राज्यवार भी और क्या आंकड़े आते हैं, लेकिन ये तीसरा एग्जिट पोल है कह सकते हैं ओवरऑल जो बता रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं सभी इर्द गिर्द है। हम जिस तरह से जी की बात कर रहे हैं, जी न्यूज का 43 से 68 सीटें जो अदर्स के लिए दिखा रहे हैं, यानी कि अन्य में ये आंकड़ा ज्यादा देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट यहाँ पर ज्यादा जीत रहे हैं इनके आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन जी न्यूज के सर्वे 353 से 367 सीटों का ही अनुमान यहाँ पर जीत को लेकर जी न्यूज भी दे रहा है। योगेश जी देखिए, तमिलनाडु की तो बात कर ले तो वहाँ 4 या 5 सीटें ऐसी जो बीजेपी ने उन पर फोकस किया था। कोयम्बटूर, नीलगिरी, कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली, ये वो सीटें रही जब भाजपा का बिल्कुल फोकस रहा। 1-2 सीटों पर उन्होंने मौजूदा विधायकों को चुनाव लड़ाया। और जैसा अभी अरुण जी भी कह रहे थे वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बीजेपी के, वो रिटायर्ड IPS है इलैयाराजा, जिनको वहाँ पर बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया, और वो खुद भी कोयम्बटूर से चुनावी मैदान में है। तो ये वो सीटें जहाँ पर बीजेपी के विधायक भी जीते थे पिछले विधानसभा चुनाव में। और इतिहास में जब अटल जी ने जयललिता के साथ गठबंधन किया था, जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, तब 3 लोकसभा सदस्य उस दौरान तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से सर्वे दिखा देते हैं कि भाई जी न्यूज ने सर्वे क्या कुछ दिया है। हालांकि ये सर्वे देख लेते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने श्वेता जी न्यूज को ही इंटरव्यू नहीं दिया। बिल्कुल, लेकिन ये आंकड़ा देखिए क्या कहता है। एनडीए 353 से 367, और देखिए ये बहुत कुछ इंडिकेट भी करता है। इंडिया गठबंधन 118 से 133 और अदर्स में 43 से 68 सीटें यहाँ पर। हालांकि देखा भी था हमने, कई जिनको टिकट नहीं मिली वो निर्दलीय भी खड़े हुए। ऐसे में कई सीट पे ऐसे हैं कि वो दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसी भी पार्टियां हैं जिन्होंने किसी से अलायंस नहीं किया, ना एनडीए में गए ना वो इंडी गठबंधन हुआ, वो भी अदर के अंदर काउंट की जाए। तो ये जी न्यूज का एग्जिट पोल है 353 से 367, यानी एक बार फिर से उसी आंकड़े के इर्द गिर्द ही जिस तरह से अब तक ये आंकड़े आए हैं। और अब एक नजर डालें, देखिए न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का भी एग्जिट पोल यहाँ पर सामने आया है, और ये एग्जिट पोल है गुजरात को लेकर। देखिए बीजेपी को अभी 26 सीटें मिलने का अनुमान गुजरात में इस एग्जिट पोल के जरिए दिया जा रहा है। कांग्रेस को एक भी सीट गुजरात में नहीं मिल रही है। क्लीन गुजरात के अंदर, हालांकि एक सीट तो पहले ही जीत चुकी है, और लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट यहां पर ये एग्जिट पोल नहीं दे रहा है। ये बड़ी बात है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का ये एग्जिट पोल गुजरात को लेकर क्लीन स्वीप 26 की 26 सीटें, यानी कि जो 2014-2019 में परिणाम रहे गुजरात को लेकर, उसी को रिपीट किया जा रहा है। योगेश, 3 से 4 सीटें ऐसी थी जहां कांटे की टक्कर यहाँ बताई गई, और एक सीट है जहां पर जो भड़ूच की सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वहाँ गठबंधन है, उस सीट को भी कांटे का बताया गया। और पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद जो क्षत्रिय कम्युनिटी थी उसमें भी रिएक्शन था, और 1-2 सर रोकना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल का विश्लेषण। और राजस्थान की 25 सीटों पर एनडीटीवी का एग्जिट पोल, बीजेपी को 20 सीटें मिलने का अनुमान है, इंडी गठबंधन को 4, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। हालांकि अब ये अन्य 1 सीट कौन है, क्या सीकर इसके अंदर है, क्योंकि मेरा सवाल ये है, हालांकि जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर सीकर आ रही है। 3 सीटें ऐसी हैं, सीकर, नागौर और बांसवाड़ा डूंगरपुर, जो अलग कहा जा सकता है अलायंस तो इसमें के साथ। अन्य को हम बांसवाड़ा डूंगरपुर कहें क्योंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो बाद में सपोर्ट हुआ और वहां पर कांग्रेस ने प्रचार भी किया, लेकिन उससे पहले वो इंडिया अलायंस में भारतीय ट्राइबल पार्टी शामिल नहीं है। बिल्कुल ऑफिशियली शामिल है। तो इस एक को हम माने बांसवाड़ा डूंगरपुर। अगर ये वही बात की जा रही तो यहाँ पर तो बड़ा झटका है मालवीय के लिए। लेकिन श्वेता, अब हम थोड़ा सा अब अरुण जी से पूछेंगे। अरुण जी, भाई ये एनडीटीवी वही है जिसको आप कह रहे थे कि मैं इसको जानता हूँ, ये पहले से ही उस फहरिस्त में है, लेकिन अब वो तो चेहरे मुस्कुराहट दिखी है। अब जरा बताइए आप। हाँ,
बिल्कुल। और एक बार राजस्थान के आंकड़ों पर नजर आ लेती, देखिए बेहद अहम है। 25 की 25 सीटें पिछली बार थी, लेकिन इस बार एनडीटीवी का एग्जिट पोल बीजेपी को यहां पर 20 सीटें दे रहा है, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें हैं, तो अदर्स में 1 सीटें हैं। बिल्कुल सवाल यही था कि अदर्स में कौन जाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन 4। और कांग्रेस अरुण जी जरूर ये कह रही थी कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि एक भी सीट हमारे पास नहीं, और अगर हम एक भी लाते हैं तो हमारे लिए प्लस है, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पास तो 4 सीटें दिखा रहे हैं। इट्स गोइंग टू इम्प्रूव। ये 4 पे नहीं टिकने वाली है बात, ये अभी आंकड़ा बढ़ेगा। 8 सीट कम से कम मिलेंगी। और नहीं, हमारा सवाल ये कि एनडीटीवी के इस सर्वे पर थोड़ा भी भरोसा है या नहीं है? क्योंकि ओवरऑल में तो आपने नकार दिया था। हाँ, नहीं, मैं तो अब भी नकार रहा हूँ। मैं एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली नकार रहा हूँ इन चैनल्स का एग्जिट पोल। उसमें मेरे कोई अमित गोयल, आप बताइए सर। भाई एक सवाल अरुण जी से मेरा, जी। ये जो 5 सीटें बता रहे हैं, ये कौन सी हो सकती है? नहीं, अब इसका भी गैस क्या करना है इसमें, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तो 8-9 है ना। उन तो वही 8-9 में से बता गिन लीजिए सर जहां ज्यादा मजबूत वही है। बता दीजिए भाई आप वो 8-9 में से बता दीजिए जहां ज्यादा मजबूत है। नहीं, अरुण जी? ये कुछ भी हो सकता है। ये भरतपुर हो सकता है, दौसा हो सकता है, सीकर हो सकता है, बाड़मेर हो सकता है, इवन अच्छा, एक बात और है जी। विजेंद्र, अन्य में बाड़मेर भी हो सकता है, अन्य में बाड़मेर भी जा सकता है। त्रिकोणीय, हाँ। वो भी अलायंस में कि नहीं है। और जो जिस तरह का मुकाबला और जिस तरह की वहां से खबरें हैं कि जिस तरह का चुनाव रविंदर सिंह भाटी ने लड़ा है, तो वो अपने आप में चौंकाने वाले रिजल्ट के लिए, और चौंकाने वाला रिजल्ट इतना जबरदस्त है कि मैं बीजेपी कार्यालय में ही था थोड़ी देर पहले, तो बाड़मेर के, जैसलमेर के कई नेता मेरे को मिले विजेंद्र, और साफ गोई से उन्होंने कहा कि हम मुकाबले से लगभग बाहर है। बीजेपी अच्छा, वहाँ वो मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि वो मान रहे हैं मुकाबले मुकाबले से बाहर है। मुकाबला में रविंद्र भाटी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के बीच जबरदस्त मुकाबला है, और भाटी वहां चुनाव जीत जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी बाड़मेर। लेकिन अतिशोक्ति नहीं होगी, लेकिन ये होगा कि आप देखिए ना, पहली बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, जीत जाएंगे। विधानसभा का पहली बार लड़े, जीत जाएंगे। तो ये लगातार 3 चरण चुनाव के, और तीनों को अगर क्रॉस कर गए, और सिर्फ 26 साल की उम्र है। और आज एक और बात देखी मैंने, को देखेगी और मानेगी कि एक बार फिर भारी बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए की केंद्र में सरकार बन रही है। मोदी जी भारी बहुमत के साथ फिर प्रधानमंत्री निर्वाचित होंगे, और 2019 के मुकाबले हम कम सीटें प्राप्त नहीं करें, 1-2 सीट बढ़ भी सकती है। लगभग 19 से बेहतर स्थिति रहेगी। पश्चिम बंगाल में अभी हमारे पास 18 सांसद हैं, और जिस प्रकार का रुझान वहाँ के आमजन का था, हम कम से कम 25 सीटें पश्चिम बंगाल में जीत रहे हैं, और जो 30 तक भी जा सकते हैं। राजस्थान में क्या स्थिति रही? राजस्थान में 1-2-3 जगह को छोड़कर जहाँ कंटेस्ट है, बाकी हम लगभग सारी सीटें जीत रहे हैं। एग्जिट पोल का दौर शुरू हो चुका है, 4 तारीख का सबको इंतजार है। देखिए देश का दिल श्वेता दिल्ली में धड़कता है, हमारा जयपुर में धड़कता है। इसलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं कि भाई राजस्थान का जो पहला सर्वे आया वो एनडीटीवी ने किया, और उसमें बीजेपी को 20, इंडिया गठबंधन को 4, और अदर में 1 है, और अदर में 1 अब बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, बाड़मेर है। 20 ही हो सकती है। बहरहाल वो तो 4 जून को पता चलेगा। एक बात ऐड और करना चाहता हूं। जी, जब मैं बीजेपी कार्यालय था तो बाड़मेर के नेता एक साथ आ रहे थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पे उमंग नहीं थी, और चेहरे उनके लटके हुए थे। एक साथ ही आए थे वो, उनके चेहरे के लटकने का जो भाव था, और उसके बाद जो बातचीत थी, उससे साफ जाहिर है कि बाड़मेर कुछ और कहानी लिख रहा है। बिल्कुल, और कई बार उतने शब्दों की जरूरत नहीं होती, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, और आप जिस तरह से बता रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि वहां पर परिणाम क्या हो सकते हैं। लेकिन देश के एग्जिट पोल पर नजर डाल लेते हैं, यानी कि ओवरऑल जो आंकड़े आ रहे हैं वो एग्जिट पोल के क्या कहते हैं, पहले उस पर नजर, और एक आंकड़े पर हम बात करेंगे और क्या कहता है यहाँ पर देश का एग्जिट पोल, क्योंकि लगातार जो दावे बीजेपी तरफ से कहे जाते हैं, देखिए एक नजर में जन की बात जो बीजेपी को 377 दे रहा है, कांग्रेस को 151, अदर्स को 15, वही पीएमआरक्यू 359, 154 कांग्रेस को और 130 अदर्स को। ये बीजेपी और कांग्रेस को इंडिविजुअल दे रहा है। मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा बदलने की जरूरत है। शायद ये एनडीए है, और इधर ये इंडिया गठबंधन है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस लगभग 250 के आसपास तो सीटों पर ही चुनाव लड़ी है। बहरहाल इसको बीजेपी को आप एनडीए मानिए और आईएनसी को आप इंडी गठबंधन मानिए। अब जरा इसको देखते हैं। जन की बात 377 एनडीए, इंडी गठबंधन 151 के आसपास, अदर 15 के आसपास। इसके अलावा पीएमएआरक्यू इसने एनडीए को 359 सीटें दी है, जबकि
इंडी गठबंधन को 154 के आसपास और अदर ये दे रहा है 130 के आसपास। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि जब इस आंकड़े को ही जोड़ेंगे हम तो ये आंकड़ा 542 से ऊपर निकल जाएगा। आर भारत 353 से 368। बहरहाल आपको एक एक करके जरा दिखाते हैं, जरा देखिए इसको कि किस तरीके से आर भारत ने एनडीए को दिया 353 से 368, इंडी गठबंधन को 118 से 133, अदर को 43 से 48। और ये सर्वे है आर भारत का पूरे देश के लिए। बिल्कुल, और अगले एग्जिट पोल पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि ओवरऑल हम जब बात करते हैं तो देखिए जी न्यूज ने भी अपना ओवरऑल एग्जिट पोल दिया है, जिसमें 363 से 367 एनडीए को दे रहा है, तो इंडी गठबंधन तो 118 से 133 लगभग वही है, और वहां अदर्स में 43 से 68, अदर्स में ये कुछ सीटें ज्यादा दे रहा है जी न्यूज। लेकिन जिस तरह से इससे पहले भी हमने देखा रिपब्लिक का भी एनडीए 353 से 367, अभी तक में विजेंद्र लगभग करीब ही ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। लेकिन आरक्यू का भी देख लीजिए, ये थोड़ा सी इस आंकड़े को लेकर मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि यहां देखिए एनडीए 359 है, इंडी गठबंधन 154। जब आप इसी को मिला लेंगे तो देखिए ये लगभग 500 के बीच का आंकड़ा है। अब ये 500 के बीच का आंकड़ा है तो 130 नहीं हो सकता, ये 30 से 50 तो हो सकता है, लेकिन 130 नहीं हो सकता। और ये नाम भी मैंने पहली बार ही सुना है कि PMAQR क्या है। बिल्कुल, और एनडीटीवी का भी बीजेपी, ये राजस्थान का है। देखिए ये राजस्थान का है, बीजेपी 20, इंडी गठबंधन 4 और अदर्स 1। लेकिन बेहद अहम है, जहां पिछली बार 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास, और इसलिए लगातार दावे किए जाते थे कि हमारे, लेकिन शुरुआती तौर से माना जाता था कि 3 से 4 सीटें ऐसी जो फंसी हुई, जहां पर मुकाबला बहुत कड़ा है, ऐसे में अपने हाथ से सीट जा भी सकती है। और कम से कम एग्जिट पोल जो अभी राजस्थान का बता रहा है एनडीटीवी का, वो यही इंडिकेट कर रहा है। हालांकि कांग्रेस जरूर मान रही है कि ये भी गलत है, 4 नहीं, हम कम से कम 6 से 8 सीटें भी यहां पर ला सकते हैं, उनका दावा। श्वेता हमारे साथ, योगी जी तो लगातार बने हुए हमारे साथ, जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो यशवर्धन सिंह जी जुड़े हैं, और साथ में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अमित जी जुड़े हैं। जल्दी हमारे साथ मनीष पारिक जी भी जुड़ेंगे। लेकिन यशवर्धन जी, सवाल आपसे है, जो अभी तक के सर्वे आए, इंडिया टीवी, एनडीटीवी का सर्वे, आर भारत का सर्वे, जी न्यूज का सर्वे, वो पूरे बहुमत के साथ एनडीए की सरकार को बना रहा है, क्योंकि आप पत्रकार भी रहे, जरा बताइए सर्वे को कितना मानते हैं? देखिए, बड़ा अजीब सा मामला है कि चुनाव आयोग 10-11 दिन बाद वोटिंग परसेंटेज देता है, तो हम ये जो आकलन, जिस आधार पर आकलन निकले हैं, ये कौन से वोटिंग के परसेंटेज पर आकलन निकले हैं? 4 तारीख को देखिएगा, आज जो आकलन वोटिंग परसेंटेज जो बताया वो 4 को बदल जाएगा। तो 4 को अगर बदल जाएगा तो इसमें बहुत सारी ऊपर नीचे होगा। ये जो एक तरफा जो यशवर्धन जी, देखिए सर्वे उस वोटिंग पैटर्न पे नहीं होता, आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से। उनकी टीम बाकायदा जमीन पर गई है, उन्होंने सैंपल कलेक्ट किया है, सैंपल कलेक्ट करने के बाद उन्होंने सर्वे को निकाला। और इस बीच देखिए छत्तीसगढ़ का भी एग्जिट पोल आ चुका है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल क्या कहता है उस पर नजर डालते, क्योंकि न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल है, लेकिन छत्तीसगढ़ अहम राज्य है, 11 सीटें हैं, और ऐसे में यहां पर बीजेपी को 11, कांग्रेस को 0 और अदर्स भी 0, यानी कि क्लीन स्वीप। बीजेपी को यहां पर 11 सीटें यहां पर न्यूज 24 का एग्जिट पोल दे रहा है, लेकिन पिछली बार 9 थी, यानी कि प्लस में जा रही है विजेंद्र। तो ये न्यूज 24 का छत्तीसगढ़ को लेकर। दिल्ली में देखिए श्वेता, 6 बीजेपी, 1 कांग्रेस, और मैं इसको कांग्रेस नहीं कहूंगा, इसको मैं इंडी गठबंधन कहूंगा, क्योंकि यहां पर बाकायदा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। अदर 0, यहां बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और असम में भी देखिए न्यूज 24 यहां पर बीजेपी को 12, कांग्रेस को 1 और अदर्स को 1, तो यहां पर भी शायद इंडी गठबंधन भी हो सकता है या फिर कांग्रेस, लेकिन 12, 1 और अदर्स। ये असम का न्यूज 24 का एग्जिट पोल है, असम राज्य को लेकर। और अभी तक न्यूज 24 में 2 राज्य हम कह सकते हैं श्वेता। मध्य प्रदेश देख लेते हैं, क्लीन स्वीप, एक और मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप। एक सीट तो यहां से, एक सीट यहां से गई। बिल्कुल, बीजेपी 29 और कांग्रेस और अदर्स बेटे नकुलनाथ की। बहरहाल आप देखिए, इसलिए इस बार एक सीट गई जो मिली हुई थी यहाँ पर कांग्रेस को। मैं अभी जब चर्चा भी हो रही थी, दिग्विजय सिंह खुद चुनाव लड़ा है। बिल्कुल, और देखिए मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप दिखा रहा है न्यूज 24, इसके अलावा गुजरात में क्लीन स्वीप दिखा रहा है न्यूज 24, छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप दिखा रहा है न्यूज 24। लेकिन राजस्थान में उम्मीदें टूट गई, क्योंकि 25 के दावे जरूर थे, लगातार 2 बार से जीत रहे थे, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर बात करें, अगर आप एग्जिट पोल में मान रहे हो कि गुजरात सही है, मध्य प्रदेश सही है, छत्तीसगढ़ सही है, तो फिर राजस्थान भी सही है, मानना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 353 के आंकड़े को लेकर जा रहे हैं तो उनको बीजेपी को उत्तर भारत में सीट देनी पड़ेगी, दक्षिण में तो एक बड़ा नुकसान है। मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। मनीष जी, क्या कहेंगे इससे लेकर? मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप, गुजरात भी फेवर में पूरी तरह से, छत्तीसगढ़ में भी पूरी 11 सीटें। जी, निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं कि 49 सीटों का इजाफा होगा भारतीय जनता पार्टी में, जो बंगाल में, उड़ीसा में 49 सीटें बढ़ रही है, जो
अन्य स्टेटों में, और जो भाग जहां पर बीजेपी ने फुल क्लीन स्वीप किया है वहां वो रिटेन करेंगे। राजस्थान के बारे में भी जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी देर में दूर होगा, मुझे लगता है थोड़े दिन में, मतलब 2-3 दिन में, क्योंकि जो महिलाएं बीजेपी की वोटर बन के उभरी है वो दोपहर में वोट देकर आई है। सबको लगता है पहले 3-4 फेज में निश्चित तौर पर विपक्ष तो मैदान में नहीं था, सबको लगता था मोदी जी की सरकार बनेगी तो एक सीट पर इसको वोट देने से क्या फायदा। मुझे लगता है यही इनके लिए मुसीबत बन गया, और ये जो बीजेपी की सरकार निश्चित तौर पर बनने वाली है, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसकी सैंटिटी पूरी बरकरार रही पूरे चुनाव में। निश्चित तौर पर ना तो वो महिलाएं पान की दुकान पर जाती है, ना वो कोई टीवी मीडिया के सामने जाती है, वो सीधी जाती है और अपने लाभान्वित बनकर मोदी सरकार को वोट दे आती है। ठीक है, जिस अंडरकरंट की बात करती कि कुछ भी हो सकता है इसलिए, लेकिन अमित जी दिल्ली की भी बात कर ले, पिछली बार एक भी सीट नहीं थी, लेकिन गठबंधन की एक सीट इस बार दिखा रहा है। देखिए, मेरा मानना यह है कि अभी तो जितने भी चैनल्स हैं ये बहुत प्रारंभिक शुरुआत है, इनके आपस में भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। और जहाँ तक धरातल की बात की जाए, धरातल पे अगर युवाओं की बात की जाए तो बेरोजगारी से त्रस्त नज़र आ रहे हैं, महिलाओं की बात की जाए तो महंगाई से त्रस्त नज़र आ रही हैं, किसानों की बात की जाए तो अत्याचारों से बुरी तरह से परेशान है। तो ये एक बड़ा वर्ग है जो कि वोटर के रूप में है। तो मेरा मानना है कि 4 तारीख को अच्छे से अमित भाई ने भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक और सर्वे का रुख करते हैं। इंडिया टीवी का सर्वे है राजस्थान को लेकर, ये एग्जिट पोल है, और राजस्थान को लेकर जो एग्जिट पोल है बीजेपी को 21 से 23 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 से 4 सीटें, या अलायंस को कहिए, अलायंस को 2 से 4 सीटें यहां दे रहा है। और ये सर्वे है इंडिया टीवी का सर्वे, बीजेपी को लगभग 20 से ऊपर श्वेता सभी राजस्थान के अंदर दे रहे हैं। राजस्थान को 20 दे रहे थे, और इससे पहले हमने जो दिखाया भी था कि 0 से 4 करीब सीटें कांग्रेस, लेकिन क्या कहेंगे इसमें यशवंत जी, फेवर में? देखिए 4 तारीख को आपको पता लग जाएगा, हम कम से कम 8 से 13 सीटें राजस्थान में जीत रहे हैं। और राजस्थान में एक जोरदार बात है, भजनलाल जी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम हर सीट 5 लाख से जीतेंगे। बाड़मेर में ये जमानत जब्त करवाने के लिए, जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारी किसी तरह जमानत बच जाए। वहां इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि पूरा वोट ही शिफ्ट हो गया इनसे। तो एक सीट पर ये जमानत जब्त करवाएंगे राजस्थान में, ये भी एक इतिहास बनेगा। लेकिन योगेश जी, जिससे इनका कहना भी है कि जमानत जब्त होगी वहां पर उस सीट की, यहाँ पर दावे 8 से 13 के कर रहे हैं। इससे पहले अरुण जी कांग्रेस से थे, उनका कहना था कि हम 8 सीट तो जीत ही रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने सीट पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, तकरीबन 10 सीटें हैं जहां पर कहा जा सकता है, मैं सिलसिलेवार बता भी दूंगा आपको। शेखावाटी की 3 सीटें, झुंझुनू, सीकर, चूरू। फिर हम पहुंच जाएं हम पूर्वी राजस्थान में तो दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर। फिर उसके पड़ोस की सीट टोंक, सवाई माधोपुर। फिर उसके बाद आ जाए हम अलवर की सीट, उसके बाद जयपुर ग्रामीण की सीट, और इसके साथ ही जो अलायंस की सीट है उनमें नागौर हो गया, आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर हो गया, बाड़मेर का, जैसलमेर का जिक्र कर ही चुके यशवर्धन जी। तो ऐसे कुल मिलाकर 10 सीटें ऐसी जो बिल्कुल जहां पर फाइट है, खुद बीजेपी फाइट मान के चल रही थी। अगर कांग्रेस 5 भी सीटें जीतती है, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो जो मिशन 25 है वो ब्रेक करने में यहाँ पर चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कामयाब हो जाएंगे। यशवर्धन जी के चेहरे पर एक अलग मुस्कान है, उनको अब ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि इंडी गठबंधन देश भर में क्या कर रहा है, उनको बस इससे फर्क पड़ रहा है कि हाँ, हमने उस आंकड़े को रोक दिया। मुस्कान का कारण ये है कि मैंने झुंझुनू का नाम ले दिया, तो ये झुंझुनू से ताल्लुक रखते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि सर्वे, इंडिया टीवी का जो सर्वे आया है वो सर्वे क्या कुछ कह रहा है। सर्वे राजस्थान को लेकर बीजेपी को 21 से 23 सीटें, इंडी गठबंधन को 2 से 4 सीटें, अदर के खाते में कुछ नहीं, क्योंकि यहां हो सकता है कि वो अदर में किसी को काउंट कर ही ना रहे हो। और ये इंडिया टीवी का सर्वे है राजस्थान को लेकर। इसके अलावा जो एनडीटीवी का सर्वे श्वेता आया उसमें 20 सीटें वो बीजेपी को दे रहा था, इंडी गठबंधन को 4 और अदर में वो 1 को दिखा रहा था। तो राजस्थान में नुकसान तो बीजेपी को हो रहा है, लेकिन 20 के आसपास एग्जिट पोल में रिटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये नुकसान कितना होता है, ये नुकसान तो लगभग है, लेकिन बिहार पर देखिए नजर डाल लेते हैं। आज तक का ये सर्वे एग्जिट पोल का, एनडीए को 29 से 33, इंडी गठबंधन को 7 से 10 और अदर्स में 0 से 2। ये आंकड़ा बहुत कुछ कह रहा है। 29 से 33 एनडीए के लिए ये आंकड़ा कह रहा है कि ना खटाखट, ना फटाफट, ना चटाचट, वहां मोदी का नाम। और आप अगर एनडीए को कह रहे हैं तो अभी भी वहां जो नीतीश बाबू का जो मैजिक है वो शायद वहां चल रहा है। अदरवाइज आप देखिए ना, राहुल गांधी, मीसा भारती, तेजस्वी सब लगे रहे थे वहां पर। इसीलिए नीतीश के साथ गठबंधन मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। अच्छा, इसमें चिराग पासवान को भी देख रहे हैं? हाँ, चिराग पासवान
कि पार्टी का यहाँ बहुत अच्छा असर है एलजेपी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गठबंधन, लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है कि अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी, अभी 4 जून बाकी है। ठीक है, कर्नाटक का सर्वे आपको दिखा रहे हैं। आशा का कर्नाटक का सर्वे, एनडीए 23 से 25, जबकि इंडी गठबंधन 3 से 5, अदर 0। कर्नाटक के अंदर बीते चुनाव के अंदर भी बीजेपी ने बेहतरीन परफॉर्म किया था और शायद उसी को इस सर्वे में रिटेन करती हुई। लेकिन श्वेता, ये योगेश जी सही कह रहे हैं कि भाई 4 जून अभी बाकी है और हमने सर्वे को बदलते देखा है, लेकिन ये आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम चैनल्स 353 से 380 के बीच में अगर बीजेपी को दे रहे हैं, तो फिर जहां बीजेपी ने अपना सर्वोच्च दिया था उसको रिटेन करना जरूरी है, और जहां बीजेपी हार गई थी कुछ मार्जिन के साथ, वहां उनको जीता हुआ दिखाना सर। पिछली बार तो कर्नाटक में 26 सीटें यहां पर जीत के थे। ऐसे में क्या लॉस तो कर्नाटक को दिखा रहा है हर एग्जिट पोल? कर्नाटक में लॉस है, 1-2 सीटें तो जा ही और रही है। कर्नाटक में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का पुराना कैडर भी बहुत मजबूत है और वहाँ संघ का भी अपना आधार है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर ये बीजेपी के पुराने जो वोट बैंक था उसको मेंटेन करने के लिए एक आध सीट का नुकसान तो बीजेपी भी शायद मानकर चल रही होगी, क्योंकि सरकार भी बदल चुकी है। लेकिन केरल का भी एग्जिट पोल पर नजर डाल लेते हैं। आज तक का एग्जिट पोल है केरल को लेकर, जो एनडीए को 2 से 3, यूडीएफ को 17 से 18, एलडीएफ 0 से 1 और अदर 0, यानी यहाँ पर भी एनडीए को प्लस नजर आ रहा है। लेकिन यूडीएफ योगेश जी यहाँ एनडीए के बीजेपी के साथ ही अमूमन यहाँ यूडीएफ है कांग्रेस पार्टी विद अलायंस, ठीक, और एलडीएफ है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो यहाँ पर एलडीएफ की सरकार है वहाँ पर, और उसके बावजूद यहाँ यूडीएफ अगर 17-18 सीट ला रही है तो ये कांग्रेस का कमबैक है। इसका मतलब फिर वायनाड में भी राहुल गांधी चुनाव जीत रहे। अगर यूडीएफ की बात कर ले हम, और राहुल गांधी की प्रेजेंस के कारण हो सकता है वहाँ कांग्रेस के काडर में मजबूती रही हो। बीजेपी का यार कह रहे हैं कि वायनाड में जल्द बाई इलेक्शन होगा। हाँ, दोनों में से एक सीट एक और बात है जो इससे जरूरी है कि अब की बार तिरुवनंतपुरम की सीट पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है शशि थरूर को। तिरुवनंतपुरम पहले बीजेपी एक बार जीत भी चुकी है, तो तिरुवनंतपुरम और खास तौर से वो सीटें जहाँ पर त्रिशूर, जहाँ पर संघ की प्रयोगशाला रही साउथ के अंदर, तो आरएसएस का वहाँ प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा, ईसाइयों के बीच में पैठ बनाई। तो 2 से 4 सीटें, ये हम तमिलनाडु दिखा रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के अंदर आज तक का जो सर्वे है उसमें एनडीए को 2 से 4 सीटें, एआईएडीएमके को 0 से 2, इंडी गठबंधन को 33 से 37 सीटें, जबकि अदर को 0 सीटें। तो ये तमिलनाडु का एग्जिट पोल है, आज तक का ये एग्जिट पोल है। लेकिन एनडीए 2 से 4, एनडीए में एआईए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। यहाँ पर 2 तरह की बातें थी तमिलनाडु के अंदर। यहाँ मुद्दा भी बना था आस्तिक और गैर आस्तिक का। आप सब जानते होंगे कि स्टालिन नास्तिक है और वहाँ एक बड़ा वर्ग भी है नास्तिक जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बयान भी बहुत बड़ा लेकिन स्टालिन और जो करुणानिधि की पार्टी है डीएमके, उस पार्टी का वहाँ पर खास तौर से पिछड़े हुए तबके पर, निचले तबके पर, गरीब पर बहुत बड़ा प्रभाव है, उनकी योजनाओं का प्रभाव है। और जयललिता के नहीं होने के कारण, वहाँ पर एआईएडीएमके खत्म होने के कारण बीजेपी अगर एक भी सीट जीतती है तो भविष्य बीजेपी का वहाँ पर एक नया कैडर वहाँ तैयार होता है। मनीष जी, हाँ, बिल्कुल शुरुआत अच्छी तमिलनाडु के लिए जी। ऑर्गेनाइजेशन जो कैपेसिटी है बीजेपी की वो सब जगह काम कर रही है। पंजाब में भी सीटों में इजाफा होगा। पहले जहाँ पर वो अकाली दल के कारण से बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था, इस बार पन्ना प्रमुख वहाँ बने हैं और निश्चित तौर पर यही जो धीमी गति दिखती है किंतु ये आगे जाके सब्सटेंशियल अमाउंट बनता है। और निश्चित तौर पर बंगाल इसका उदाहरण रहा है। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये भी बात है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष और फिर शक्ति केंद्र प्रमुख और फिर बूथ अध्यक्ष की जो संरचना है वो सब जगह पर कॉमन है और वहाँ के कारण संगठन का विस्तार हुआ है जिससे वोटों में इजाफा होगा। अब श्वेता, 542 सीटों में पोल्स ऑफ पोल्स, यानी कि जिनके पोल्स अभी तक आ चुके हैं उसको एक साथ मिलाकर आपको दिखाते हैं। जरा देखिए 542 लोकसभा सीटों का पोल्स ऑफ पोल्स और 5 एग्जिट पोल के एनडीए को 350 से ऊपर सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडी गठबंधन को 125 से 150 सीटें, और इसमें जो अलग अलग हम बात करें उसमें एसएएम जन की बात ने एनडीए को 377 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। इंडी गठबंधन को अगर बात की जाए तो 151 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य को 15 सीटें। बिल्कुल। और इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में एनडीए को जहां 371 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 125 सीटें मिलने का अनुमान और अन्य को यहां पर 47 सीटें दी जा रही। लेकिन आर भारत बैटरीज के एग्जिट पोल में अगर नजर डालें तो एनडीए को यहां पर
361 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडी गठबंधन को यही 126 सीटें मिलने का ये आंकड़ा दे रहा है, तो वही अन्य को 56 सीटें हैं। रिपब्लिक टीवी भी मार्क क्यू के एग्जिट पोल में भी अगर नजर डालें तो ये भी एनडीए को 359 सीटें मिलने का अनुमान दिखा रहा है और इंडिया गठबंधन को 154 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 30 सीटें दे रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर अगले एग्जिट पोल पर भी विजेंद्र नजर डालें, इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो एनडीए को 371 सीटें और इसके अलावा अगर हम इंडी गठबंधन के देखें तो उससे पहले देखिए डी डायनामिक्स आम चुनाव 2024 का जो एग्जिट पोल एनडीए को 371, इंडी गठबंधन को 125 और अदर को 47। ऐसा लग रहा है कि मानिए कि सर्वे की टीम सभी चैनल्स के एक साथ गई, सभी के सर्वेयर एक साथ बैठे, उन्होंने एक साथ डाटा को इकट्ठा किया और ये यशवर्धन जैसे मुस्कुराए ने शायद मेरी बात को आगे वही बढ़ाएंगे। यशवर्धन जी बिल्कुल, इन सबको पहले जैसे गणित में होता है ना कि आपको किसी भी तरीके से 350 लाना है, तो 350 लाने के लिए फिर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं तो कर्नाटक में आप महिलाओं के वोट प्रज्वल रवन्ना को दिलवा देते हैं कि प्रज्वल रवन्ना के उच्च चारित्रिक संस्कारों के चलते मोदी जी के फेवरेट जो कैंडिडेट थे तो महिलाओं ने कर्नाटक में प्रज्वल रवन्ना को वोट दे दिए। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ इसलिए पूरे भारत ने मोदी जी को, महिलाओं ने मोदी जी को मैंडेट दे दिया। तो ये 350 तो पहले से तय था। ये डाटा हम दिखा देंगे, वो डेटा मैं बता रहा हूँ ना, ये पहले से तय है कि 350 को मैदान में उतारा और कितने के संगीन मैं वही बता रहा हूँ कि 350 पहले से तय है। 350 पहले से तय है। 50 चैनल्स के खिलाफ एक साथ ही कह दिया बिल्कुल 350 पहले से तय है। किसी भी तरीके से 350 जी मैं ग्राउंड में गया हूं, 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, न तो किसी महिला ने प्रज्वल रवन्ना के नाम पे वोट दिए, न मणिपुर के नाम पे वोट दिए, वोट पड़े बेरोजगारी के नाम पे, वोट पड़े महिला की सुरक्षा के नाम पे। और बहुत बड़ा चेंज आने वाला आप ये देखिएगा कि ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, मेरा एक आपत्ति और है, एनडीए में भी अलायंस ए का मतलब अलायंस होता है, इंडिया में भी ए का मतलब अलायंस होता है। वो हम बोल चुके हैं, बार-बार बोल चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है सर, तरीके से मेरा सवाल आपसे ये है, कहां से निर्देश है कि आपको हिंदी बोलना है और एनडीए को ए बोलना है? देखिए लिखा जरूर है लेकिन हम इंडिया ही बोल रहे हैं, हम इंडिया ही बोल रहे हैं। फर्स्ट इंडिया है, इनके चैनल का नाम फर्स्ट इंडिया है। आप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। देख रहे हैं सर, शुरुआत जब प्रोग्राम की हुई हमने इसको पहले संशोधित कर दिया। आप 7 बजे से हमारे साथ अलायंस ही बोला था। हाँ, हमने इसको यही कहा, लेकिन मेरी बात सर, मैं ये कह रहा हूं आपको कि भाई सर्वे आए हैं ना, और सर्वे अगर आए हैं तो एक अलग हो सकता है, 2 अलग हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना चैनल्स अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देंगे। चैनल्स की प्रतिष्ठा बहुत बार दाव पे लग चुकी, 2004 में बहुत बड़े दाव पे लगी थी, 2015 में लगी, 2021 में लगी, बहुत बार लगती है। बड़े बड़े सर्वे 84 में लगी सर, बिल्कुल मैं कह रहा हूं 2004। चलिए इस बीच चर्चा तो जारी रहेगी, लेकिन एग्जिट पोल भी जरूरी है, आंकड़े भी जरूरी है और ऐसे में न्यूज 24 टुडे चाणक्य एग्जिट पोल क्या कहता है उस पर नजर डालते हैं। पीसीआर टीम अभी कुछ ही देर में ये आंकड़े हमारे सामने लाएगी। देखिए न्यूज 24 का हरियाणा का ये आंकड़ा है, बीजेपी 6, कांग्रेस 4-0। हालांकि यहाँ पर नुकसान है, विजेंद्र से आप ही बताइए, हरियाणा है तो बेहतर होगा। देखिए मुझे लगता है कि शायद यहाँ बीजेपी को हो सकता है थोड़ा और नुकसान यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ आईएनसी अगर कांग्रेस 4 है तो क्या वहाँ इनेलो को 0 कर दिया गया? इसका मतलब जेजेपी 0 हो गई और जेजेपी अलग होकर भी लड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हरियाणा को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लग रहा है 6 सीटें तो कौन सी 6 सीटें? देखिए झारखंड पर भी नजर डालते हैं। देखिए बीजेपी 12, कांग्रेस यहाँ पर 2, या गठबंधन के तौर पर इसे देखें या सिर्फ कांग्रेस के तौर पर देखें, कई बार कंफ्यूजन हो जा रहा है, लेकिन 12 और 2। अच्छा योगेश जी, क्योंकि हरियाणा के साथ हम शुरू कर रहे थे, क्या अगर 6 एक बार के लिए मान लें सर्वे को सही, तो क्या दुष्यंत से दूर होना बीजेपी की एक सही रणनीति थी और उसका फायदा उसने उठा लिया? देखिए जेजेपी को दूर किया गया था, दूर नहीं हुए थे वो, जेजेपी को दूर इसलिए रखा गया था कि वो कांग्रेस के वोट काटे किसान कम्युनिटी के बीच। लेकिन क्या है, किसान कम्युनिटी ने शायद तय कर रखा था कि हमें तो हुड्डा के साथ जाना है, तो हुड्डा वहाँ पर अभी, और फिर एक मन में मलाल है कि किसान मुख्यमंत्री नहीं है, जाट मुख्यमंत्री नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए, माली कार्ड खेलते हुए वहाँ अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। और ये जो मुकाबले में बीजेपी आई है ना, ये इसीलिए आई है कि वहाँ चेहरा बदला गया मूल ओबीसी को साधने के लिए। अब वहाँ पर क्योंकि वहाँ अभी मानता हूँ वहाँ कांटे की टक्कर है और बीजेपी इस बार वहाँ पर पूरे हरियाणा में चुनाव में फंसी हुई थी। वहाँ जितने भी नेता वहाँ गए भी थे वो भी मान रहे थे कि इस बार वहाँ कांटे की टक्कर है। वहाँ दरअसल चुनाव योगेश जी, अगर मैं गलत नहीं तो वहाँ दक्षिण हरियाणा बनाम जाटलैंड भी चुनाव था, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने काम किया वहाँ, वो दक्षिण हरियाणा के लिए किया। वहाँ बीजेपी के अलग विजन है और जाटलैंड के अंदर बहुत काम हुआ नहीं
और बहुत लंबे टाइम के बाद हुआ कि जाट मुख्यमंत्री भी नहीं था और नाराजगी थी। लेकिन सीएम का बदलना भी कुछ काम नहीं कर पाया। उनका ताल्लुक अंबाला से, खट्टर का ताल्लुक अंबाला से, तो अंबाला अलग इलाका है, करनाल अलग बेल्ट है। अच्छा, इन 6 में करनाल है और बाकी जो आ गए, करनाल में कांटे की टक्कर है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और जो मैं मान के चल रहा हूँ कि शैलजा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा और हुड्डा की वह नाराजगी थी, लेकिन दोनों को कांग्रेस ने वहाँ आपस में भिड़ने दिया ही नहीं। वहाँ प्लानिंग के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा हरियाणा का इस बार, और पूरी तरह हुड्डा को के अनुसार हुड्डा वहाँ का प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस बार इसीलिए बीजेपी ने समय रहते अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। अगर खट्टर ही मुख्यमंत्री होते तो यहाँ पर और मामला नाजुक होता बीजेपी। यानी कि ये जो 6 का आंकड़ा है वो रिजल्ट है उसका, वरना ये और माइनस में जा सकता था। जो सीएम फेस बदला, ये और माइनस में जा सकता था। योगेश जी अभी ये भी कह रहे हैं 6 में भी कांटे की टक्कर होगी कुछ सीटों पर, ये भी पूरे तरीके से क्लीन नहीं नजर। ऐसे में तो मनीष जी, ऐसे में तो हरियाणा से बड़ी बुरी खबर होगी अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि अभी तो एग्जिट पोल है। जी मैंने आपको यही कहा कि जो मोदी जी के लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभान्वितों का अगर आप बात मानेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक स्कैटर्ड जनादेश है। नीचे से जिन लोगों ने वोट दिया है बीजेपी को, वो इस तरह की हवाबाजी मैं समझता हूँ कि इसको क्यूमुलेटिवली बताना, जैसे अभी इचल करंजी में कौन जीत रहा है, टाटा नगर में कौन जीत रहा है, इटावा में कौन जीतेगा, हमको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो बात हो रही है वो ओवरऑल ही है, वो स्पेसिफिक तो नहीं है। तो स्पेसिफिक नहीं है तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो देयर टू द इनको सर्वे वालों को कि इन्होंने जो भी कुछ किया है वो ईमानदारी से निकाल कर लाए हैं। उसमें जिन लोगों को इन्होंने एट रैंडम सर्वे के लिए चुना था वो लोग कौन थे, तो इसलिए इट इज़ वेरी हार्ड टू से। बट आप ये तो मोटा मोटा कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रिटेन कर रही है एक बात, और यही कारण है पिछले 3, योगेश जी भी जानते हैं, 3 चरण तक तो इन एनडी वालों को पता ही नहीं था जब गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम इसको दूसरे को वोट क्यों दे, उसी से बचने के लिए इन्होंने 290 का आंकड़ा लिखा। मनीष जी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जहां पर आज आखिरी 7वें चरण में 4 अहम सीटें इस पर वोटिंग हुई है, और हिमाचल प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल क्या कहता है, देखिए क्लीन स्वीप, बीजेपी 4 की, लेकिन योगेश इसमें कहा जाता है कि 2 सीटें सरकार है, जबकि 2 सीटें जिसपे टक्कर है, माना जा रहा था कि मंडी भी हाथ से जाएगा। तो ऐसे में एग्जिट पोल के क्या माने कि जो क्लीन स्वीप है पिछली बार की तरह रिपीट, या फिर वाकई मानते हैं आपकी टक्कर है कुछ इधर उधर हो सकता है? मैं 2 सीटों पर टक्कर मान रहा हूँ। हाँ। 2 पर बीजेपी को क्लीन मान रहा हूँ मैं, 2 सीटों पर टक्कर है, और इनमें मंडी भी है, और क्योंकि यहाँ पर हमीरपुर जो अनुराग ठाकुर की सीट है वो मजबूत सीट है बीजेपी की, और कांगड़ा जो सीट है वो भी बीजेपी की मजबूत है। 2 सीटें यहाँ पर, मंडी और 1 सीट और है, ये 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, मंडी और शिमला, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। तो ऐसा माना नहीं जा सकता कि पूरी तरह 4 की 4 सीटें हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो छोटा स्टेट है, और बीच में कांग्रेस के लिए एक दिक्कत आई थी, वहाँ पर भारी जनहानि हुई थी, वहाँ पर बाढ़ आ गई थी, तो एक कांग्रेस सरकार के लिए चैलेंज था। दूसरा, कांग्रेस के अंदर वहाँ पर रिफ्ट भी पैदा हुआ, वहाँ पर कांग्रेस के अंदर कई बड़े नेता टूटकर भी चले गए, तो काफ़ी परेशानियाँ कांग्रेस ने वहाँ झेली है। ठीक है अमित, आपको क्या लगता है कि भाई आम आदमी पार्टी कहाँ कहाँ बेहतर करेगी? मैं ना तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना पंजाब की, इसके अलावा बताइए सर। नहीं, इसके अलावा हम लोग मेजरली लड़ ही आ रहे हैं, उसके अलावा जो हम 1 सीट पे हरियाणा के अंदर लड़ रहे हैं, गुजरात के अंदर हम लोग 2 सीट पे लड़ रहे हैं, तो मेजरली यही हम लोग लड़ रहे हैं। और जो इस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं उसके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, दिल्ली का रिजल्ट ही बहुत चौंकाने वाला होगा, और इंडिया गठबंधन जो है वो 7 में से 7 सीटें लेके जाएगा। और जहाँ तक बात है पंजाब की, पंजाब के अंदर भी जो इंडिया की परफॉर्मेंस है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट रहेगी। बिल्कुल अमित जी, इंतजार तो पंजाब के एग्जिट पोल का, लेकिन दिल्ली का जिक्र किया, दिल्ली में तो 6-1 दिखा रहा है। आप मानते हैं कि इसमें भी आंकड़े बहुत फेरबदल? देखिए, मैं आज के प्रमुख समाचार पत्र की एक बार नाम नहीं लेना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, उस प्रमुख समाचार पत्र ने जितने भी एग्जिट पोल आए हैं पिछले 15 साल के बीच में, उन सब का सिलसिलेवार उल्लेख किया है कि किस तरह का जो है डिफरेंस जो एग्जिट पोल के अंदर और असल के अंदर जो आया है। तो एग्जिट पोल जो, और आप हमारे जो सम्मानीय पैनलिस्ट हैं वो भी हर स्टेट के बारे में जिस तरह से बात की जा रही है वो हर स्टेट के बारे में बता रहे हैं। जैसे भी आप लोगों ने हरियाणा के बारे में बात कही, हरियाणा के लोगों ने साफ कहा कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है। हिमाचल के लिए जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके लिए उन्होंने साफ कहा कि नुकसान ज़्यादा हो सकता है। राजस्थान का हमारे पैनलिस्ट ने भी, और मेरा भी कहना है कि 10 सीटें तो इस तरह की हैं जो पूरी तरह से फंसी हुई हैं। तो मीडिया के बारे में तो क्या कह सकते हैं कि ये तो सब जग जाहिर है कि मीडिया किस तरह से अपना रोल निभा रहा है, लेकिन 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी, कि इंडिया को
इंडी बोलकर अब एनडीए को अंडा बोलने लग जाऊं तो आपको ठीक लगेगा? सुनिए ना, आपके फर्स्ट इंडिया यहीं से शुरू फर्स्ट करते इंडी हैं बोलने सर। लग जाऊंगा, आपने ठीक क्या लगेगा? कहा? इंडिया गठबंधन। नहीं, मेरी बात सुनिए सुनिए ना अमित जी, पहले मेरी बात अमित जी, सुनिए। नहीं सुनना एक बार पड़ेगा भाई, please मेरी सुनना बात- पड़ेगा। नहीं, मैं बोल मेरी रहा बात हूं, तो आप भी सुनिए, नहीं मेरी नहीं बात। सुनिए तो सही, आपने एक क्या बार- कहा? आप तो इंडिया first इंडिया गठबंधन। बोलने, first इंडिया अरे बोलने सर लग सुनिए जाओ तो सही नहीं, लेकिन भाई, ये आप गलत चीज़ है। या तो इंडिया बोलिए नहीं, आप सर, फर्स्ट इंडी आपकी बोलेंगे वजह क्या? से करना आपके पड़ता है चैनल हमें। को फर्स्ट इंडी बोलूंगा क्या मैं? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप लेकिन भाई? सुनिए, आप- अच्छा, आप- ए का अमित मतलब जी, क्या है? आप बात बोलूंगा समझिए। मैं। अमित जी, ए आप का बात मतलब क्या है समझिए। अमित जी? ए पहले का मेरी मतलब बात क्या है सुनिए, सर? अलायंस है। और अलायंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आप मेरी बात सुनिए। अरे सर हिंदी में क्या आप कहते हैं मेरी उसको बात भाई? सुनिए। आप बताइए ना इंडिया हिंदी बोलने में। क्या हिंदी में परेशानी उसको आपको? गठबंधन कहते तो मैं हैं मीडिया और की- अमित जी मीडिया कहते हैं की इंडिया वास्तविकता गठबंधन बता जीत रहा है। कि यही आप समस्या है भाई। एनडीए को अंडा बोलने लग जाए, इसका एयर टाइक उसमें लगा दूं मैं? आप अलग दिशा में ये चले गए गलत- योगेश जी। नहीं, तो मीडिया लेकिन- की जो वास्तविकता है वो सबके सामने अमित जी, है। अमित जी इंडिया समझिए, अलायंस की बात इसमें हम किसी पहले कोई कर चुके इंटेंशन हैं। गलत खैर, नहीं है। आपने जो अमित जी, दो दो चीजें चीजें गलत नहीं है। जी, नहीं, नहीं, पंजाब हरियाणा के सुनिए अमित जी सुनिए, दिल्ली के- देखिए नहीं, एक तो मैं चीज मैं आपकी फिर बात से स्पष्ट सहमत करता हूँ। नहीं, नहीं गलत एक तो चीज़ मैं है अपनी आपकी। बात को ये स्पष्ट बिल्कुल करता हूँ गलत चीज़ कि है। भाई इंडिया फर्स्ट को इंडिया इंडिया बोलना चाहिए ने फर्स्ट आपको। इंडिया ने सर हम या तो इंडिया कहेंगे या इंडी गठबंधन कहेंगे, इंडिया दोनों ही कहेंगे, सही है सर। आपको किसने बोला कमाल इंडिया कर बोलने रहे के हैं। लिए? मैं आपका जो नाम है नाम से ही पुकारूंगा ना आपको। जब इंडिया इंडिया ही है अलायंस सर। हम लोगों ने नाम इंडिया रखा है तो इंडिया बोलिए आप। तो आपका क्या हिंदी आपत्ति तर्जुमा है? भारत होगा सर? तर्जुमा नहीं होगा छोड़िए ना सर। आप तर्जुमा भाई छोड़िए। आप इंडिया, आपको आप खुद इंडिया बोलने में गठबंधन आपत्ति कह रहे क्या हैं। है? मुझे बताइए इंडिया ऐसे बोलने में नहीं होता आपत्ति क्या सर, है? ऐसे नहीं होता ऐसा योगेश थोड़ी है कि किसी का जी। कुछ देखिए नाम मुझे करके इस पुकारेंगे। ऑब्जेक्शन में क्या है, एक अलग तरीके का ऑब्जेक्शन है क्योंकि अमित जी ये खुद बिल्कुल सही इंडिया तरह का गठबंधन objection कह है। रहे हैं, ये उसमें मोदी जी एक के का द्वारा मतलब इजाद अलायंस किया हुआ होता एक नाम है। है। तो खुद भी जब इंडिया नहीं कह पा रहे और उसके लिए गठबंधन कहने की जरूरत पड़ती है तो हम इंडी गठबंधन ही लिखेंगे। अमित जी हम ऑलरेडी अलायंस बोलते हुए ही चल रहे हैं, बहुत देर से बोलते चल रहे हैं। कि इंडिया बोलने में परेशानी क्या है? हम इंडिया अलायंस ही बोल जब रहे नहीं हैं, आता उसमें इंडिया अलायंस ही बोल रहे हैं हम। गठबंधन इंडिया हम इंडिया गठबंधन कैसे बोलेंगे? यार मैं इस बहस में नहीं हम जाना इंडिया चाहता। गठबंधन कैसे बोलेंगे? दिल्ली की और जो पंजाब की बात हुई थी। देखिए अभी हाँ, जरूरी वो तो आंकड़े पढ़ जो चुके जो हैं। आपके कैंडिडेट थे, लेकिन एक बार फिर राजस्थान पर दिल्ली, नजर डाल पंजाब, लेते हरियाणा सब हैं। 4 तारीख को सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल राजस्थान को लेकर, और ये एग्जिट पोल न्यूज 24 का है। देखिए बीजेपी 22, यहाँ पर 2 गठबंधन को कहे विजेंद्र या फिर सिर्फ कांग्रेस के लिए कहे, और एक यहाँ पर अदर्स के लिए जा रहा है। यानी ये 25 सीटें न्यूज 24 बीजेपी को यहाँ पर 22 देता हुआ नजर आ रहा है। और लगभग हर सर्वे के अंदर लगभग यही है कि भाई यही 20 आंकड़ा से है, 23 के बीच में बीजेपी को मिल रही है। बिल्कुल। और ये इस बीच ओडिशा का भी न्यूज 24 का एग्जिट पोल देखिए, बीजेपी को यहाँ पर 16, कांग्रेस को 1 और बीजेडी को यहाँ पर 4 सीट मिलती हुई। तो यहाँ तो प्लस है योगेश जी बीजेपी के लिए। उड़ीसा में तो यहाँ पर बीजेडी के पास ज्यादा सीटें हैं। उड़ीसा में बीजेपी और भी ज्यादा रह सकती है। हाँ। जिस तरह का उड़ीसा का इस बार का वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त वहाँ प्रचार था, तो मुझे लगता है 18 से 20 सीटों तक भी वहाँ बीजेपी पहुंच सकती है उड़ीसा के अंदर। लेकिन यहाँ विधानसभा चुनाव भी साथ में थे, बीजेडी वैसे ही मजबूत थी, लोकसभा में भी ज्यादा सीटें मिली थी। तो इसमें माइनस बीजेडी का जाने का वजह क्या है, या फिर बीजेपी ज्यादा मेहनत कर पाई? देखिए बीजेडी सरकार बना सकती है, हाँ। देश में सबसे लंबे शासन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, लेकिन बीजेपी ने अब की बार वहां पर जबरदस्त वहां परफॉर्मेंस आपको देखने में मिलेगी विधानसभा के अंदर। और कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी वहां विधानसभा चुनाव में भी वहां पर रिकॉर्ड तोड़ते हुए सरकार बना ले। लेकिन योगेश जी उड़ीसा को लेकर एक बात कही जा रही थी कि विधानसभा में बीजेडी आप फोकस करो और लोकसभा में हम करते हैं, और इनडायरेक्टली यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों का आपस में समर्थन था। ये बातें भी सामने आ रही थी। क्या इसमें कोई सच्चाई आपको नजर आती है? नहीं, यहाँ बीजेपी ने भारी नुकसान कर दिया बीजेडी का। हाँ। आप देखिए लोकसभा में भी कर दिया और विधानसभा में कर दिया। अगर कहीं कोई पैचअप होता तो फिर विधानसभा में बराबरी की टक्कर बीजेपी की नहीं होती। ठीक है योगेश जी, एक और सर्वे बताते हैं। आज तक का एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है और ये राजस्थान को लेकर एग्जिट पोल है। और क्या कुछ कह रहे हैं एग्जिट पोल, क्योंकि यहां बीजेपी को डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। 16 से 19 सीटें आज तक का एग्जिट पोल राजस्थान में बीजेपी को दे रहा है, जबकि यहां गठबंधन को 5 से 7 और अदर को 1 से 2 सीटें मिल रही हैं। हालांकि यहां भी श्वेता देखेंगे तो 19 तक का आंकड़ा यहां भी जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस प्लस की बात करते हैं 5 से 7, और अभी आप कह भी रहे थे यशवर्धन जी कि हम तो 8 से 13 सीटें हमें मिलेंगी, तो क्या ये आंकड़े अभी भी आपको लगते हैं कि और बदलेंगे? बदलेंगे। आप 4 जून को देखिएगा, बड़े हैरान आश्चर्यजनक रिजल्ट आने वाले हैं। और मैं कम से कम 4 राज्यों में इस चुनाव में घूमा हूं। पूरे हर जगह हमने मतदाताओं से पूछा, उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के विषय में तो सबने सुना था, लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र का कोई जिक्र नहीं था, मालूम भी नहीं था कि क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या नीतियां रहेंगी,
क्या होगा, कैसे होगा। तो कांग्रेस के का साथ घोषणा लाने पत्र के लिए क्या घोषणा पत्र ही सबसे अहम हमारा घोषणा पत्र के सबसे था? बड़े प्रचारक नरेंद्र मोदी रहे, जिन्होंने हमारे घोषणा पत्र के विषय में शुद्ध झूठ बोला। कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड करके पढ़ा, और जब पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे घोषणा पत्र में, हमारा बहुत पॉजिटिव घोषणा पत्र है, तो जिसने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया वो हमारा वोटर बन गया। और आप ये देखिएगा कि बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जो लाभार्थी वाली जो बात आ रही है, ये जो 300 से ऊपर घूम रहा है ना फिगर, ये लाभार्थियों के कारण घूम रहा है। देखो 300 से ऊपर वाला तो फिगर आपने पहले ही खुलासा कर दिया कि ये तो सारे एक जगह बैठ के ही बनाया हुआ है, सारे जितने भी सभी ने एक जगह बैठ के बनाया हुआ है। इसका याद है ये तो 2019 में श्वेता, जब कांग्रेस को हम इसी तरीके से बता रहे थे कि भाई ये सर्वे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस बारे में एक बार कमेंट मनीष जी लोग, लाभार्थियों का जो इस वक्त बड़ा रोल है, जहां डायरेक्ट पैसा जिनके पास पहुंचा, खासतौर से महिलाओं के खाते में और किसानों के खाते में, तो उसका कितना असर रहेगा? कि मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, ये जो बातें कह रहे हैं वो ख्वाब थे। इन्होंने कहा हम 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सबको मालूम है सरकार ही नहीं बन रही है, इनका लीडर ही तय नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो सब्सटेंशियल बात है वो ये है कि यहाँ तो मिल ही रहे हैं ना, जो 6,000 के 12,000 हो गए हैं, राशन सबको मिल ही रहा है, तो महंगाई की बात खत्म हो गई है। दूसरी बात जो आप कहना चाहते हैं बेरोजगारी के बारे में, 14 से पहले सारे नौकरी पेशा थे और अब सब बेरोजगार हो गए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये बात तो है नहीं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं अभी भी इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। ये जिन लोगों ने वोट किया है वो साइलेंट वोट करते हैं, वो जाकर वोट दे आते हैं और बात खत्म। क्योंकि उसमें बड़ी बात ये भी है, 3 चरण तक तो सामने कौन लड़ रहा है यही पता नहीं था इनका। अभी ये बार बार कहते हैं इस जाति के वोट नहीं मिलेंगे, इस जाति के वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी महिलाएं जो जातिवाद को मानती नहीं है वो सीधे मोदी जी को वोट देकर आ रही है। एक और बताना लेकर कि इन्हें पता ही नहीं था 3 चरण तक कि कौन लड़ रहा है। जी, जनता को नहीं पता कौन लड़, उनके सामने है ही नहीं कोई। उन्होंने कहा मोदी जी सरकार बना रहे। एक बात और कहना चाहता हूँ श्वेता, मैं ये भी एक इत्तेफाक है कि मनीष जी ये मान रहे हैं कि भाई देश में प्रधानमंत्री नहीं प्रेसिडेंशियल चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ हालात कुछ ऐसे ही थे। लोकसभा इवन इनको पूछा तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, दे कैन नॉट आंसर, बात खत्म हो गई। एक दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूँ बात, जो जिन जगह स्टेट गवर्नमेंट इनकी थी उस स्टेट के चुनाव, मनीष जी क्या ये अधिकार सांसदों का नहीं होता कि प्रधानमंत्री किसको चुना जाए? अरे वो तो हो रहे, जनता की बात कह रहा हूं मैं। उनको लगता है मोदी जी लड़ रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता ने मोदी जी ने मान बढ़ाया, सीधे पीएम को चुना है, जनता ने सीधे पीएम को चुना है, सांसद नहीं चुना। मैं आपको निवेदन करूं ये बात भी है, जिन जगह स्टेट जो इनकी गवर्नमेंट है वहां भी मोदी जी लीड कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही मानेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, बंगाल में इनकी सरकार है, राजस्थान में मनीष जी जिन सीटों पर बीजेपी हारेगी वहां क्या प्रधानमंत्री हारेंगे? मैं उड़ीसा में इनकी सरकार है, वहां पे मोदी जी को वोट देने हैं। ये चुनाव ये चुनाव जहां बीजेपी हारेगी क्या वहां प्रधानमंत्री का चेहरा हारेगा? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एक सीट पर आप ये इंडिविजुअलिस्टिक विचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां तो उसी को करना पड़ेगा। कैंडिडेट के बारे में ये बात थी कि इनके जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है बीजेपी की उसका लाभ मिलने वाला है। एक दूसरा, एक स्वर में संवेद स्वर में मोदी जी लीडर है, इनके पता ही नहीं कौन है, ये तो कंफ्यूजन था ही। और ये निश्चित तौर पर योगेश जी मानेंगे 3 चरण तक दे इवन कैन नॉट इवॉल्व, इवेल्युएट कौन बनेगा, कौन इनका नेता होगा, और उसी का फायदा बीजेपी को मिला है निश्चित तौर पर। जहां पर इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है, जहां हम साउथ की बात कर ले, कई ऐसे राज्य, तो वहां पे क्या वोटर को नहीं पता? वहां पे मैंने आपको कहा परंपरागत कांग्रेस पार्टी का वोट है, वो भी शिफ्ट हो रहा है। हाँ। एक बात, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, जो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में 9 सीट क्यों आ रहे हैं श्वेता? हम 9 सीट आ रहे हैं, पहले हमारे 3 थे, तो निश्चित तौर पर 6 का इजाफा हुआ है। तो ये जो दक्षिण भारत का मिथक बनाया था कि ये बीजेपी के साथ नहीं है, वो भी टूटने वाला है। उड़ीसा भी एक मेजर फैक्टर रहने वाला है। और एक बात आप पंजाब के अंदर आपको INDIA ये कैसा लगा? पंजाब के अंदर इंडिया जैसा दिल्ली में लग रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लग रहा है, वैसे ही पंजाब में। तो पंजाब में तो कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को बताना चाहूंगा, ये जो लड़ाई जो है संविधान बचाने की लड़ाई, वो छोड़िए ना, फिलहाल तो INDIA की बात करें। INDIA की बात करूं, वहां भी इंडिया गठबंधन लड़ेंगे आप, तो उसका जवाब सुनिए, जवाब सुनिए कि पंजाब के अंदर हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे हरियाणा के अंदर हो, मेजोरिटी जो आएगी वो इंडिया गठबंधन की आएगी। सर इंडिया या तो INDIA,
फुल फॉर्म क्या है सर? INDI है, फुल फॉर्म क्या है इसका? बताया तो आपको, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट बस यही विरोधाभास है, इसलिए मैंने पूछा कि भाई जो INDIA की फुल फॉर्म को लेकर कंफ्यूज है, जो पंजाब में इंडी गठबंधन के साथ कंफ्यूज है, वो सिर्फ एक राज्य में, एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 2 सीटों पर गठबंधन से लड़कर कह रहे हैं कि हम इंडी गठबंधन का। वोटिंग तो संपन्न हो गई, लेकिन एग्जिट पोल में जिस तरह से एक एक करके राज्यवार नतीजे आ रहे हैं, कहीं कोई प्लस में जा रहा है, कहीं कोई माइनस में जा रहा है, लेकिन ओवरऑल भी जो 5 एग्जिट पोल जो ओवरऑल दिखा चुके हैं विजेंद्र, वो भी ये दर्शा रहे हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है और इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं साथ आ रहा है। लेकिन वो तो 370 दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जितनी पिछली बार थी उससे भी 30-35 सीटें एक्स्ट्रा मिल रही। लेकिन INDIA ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं और कहना ये कि आप 4 जून का इंतजार करिए, उसके बाद ही देखेंगे। हालांकि क्योंकि पहले भी जो एग्जिट पोल है वो कई बार गलत साबित हुए हैं, लेकिन कई बार हुए हैं, हमेशा नहीं हुए हैं, तो ऐसा भी कुछ भी हो सकता है और इसलिए माना यह जाता है कि एग्जिट पोल के इर्द गिर्द ही परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं। हालांकि हम जिस तरह से एक करके एग्जिट पोल आते हैं, देखा है कि भाई जब हम सर्वे की बात कर रहे होते तो सर्वे को नकारा जाता है और जब परिणाम की बात कर रहे होते तो EVM को नकारा जाता है, और ये पिछले कुछ चुनावों से परिपाटी बनी है। अभी तो देखिएगा ना कि 4 जून को अगर ऐसे परिणाम आए तो फिर EVM के ऊपर ठीकरा फूटेगा और दूसरा ठीकरा फूटेगा इलेक्शन कमीशन की जो उन्होंने परसेंटेज डिले करके बताया कि भाई 8 दिन 10 दिन डिले करके जो बताया उसको लेकर फिर एक बड़ा ठीकरा फूटता हुआ नजर आएगा। 2 गेस्ट और हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, कैलाश वर्मा जी जुड़ गए हैं, विधायक हैं, और साथ में आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, जो सर्वे आ रहे हैं अभी तक वो तो खुशी कर रहे हैं बीजेपी को, अब उसमें सोच समझकर बताइएगा क्या वाकई में सर्वे सही है और जनता से जो उम्मीद बीजेपी कर रही थी उस कसौटी पर क्या ये सर्वे खरे उतरे? मैं सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया में सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। न्यूज़ चैनल के हिसाब से भी गांव गरीब किसान की आवाज़ को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं। रही बात लोकसभा इलेक्शन एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल एक ऐसा एग्जिट पोल है जिसके अंदर बहुत सारी बातों को लेके हम काम करते हैं। राजस्थान की जनता भी इस बात को मानती है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता भी इस बात को मानने के लिए तैयार रहती है। मगर जहाँ तक है एग्जिट पोल का सवाल, हमने 2014 से जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था, जब भी एग्जिट पोल था हमारे सामने था और बहुत सारे एलिगेशन कांग्रेस अन्य पार्टियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए गए थे, जिसमें EVM का भी था, इलेक्शन जो कमीशन था उनका भी था, वोट टाइम पे होना, बहुत सारी अदर्स पार्टीज थी जिन्होंने बहुत सारी बातों को लेके इसके ऊपर ये किया था। और 14 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अब की बार, और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने ये कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, और उस काम को हमने बखूबी बड़ी मजबूती के साथ में किया ही, और हिंदुस्तान की उस गांव गरीब किसान की जनता के ऊपर भी खरे उतरे। रही बात 2018 की, जब हमारा संकल्प था 19 की, जब हमारा संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जिसके अंदर ये कहा कि अब की बार 300 पार, और उसको हमने बखूबी पार किया और मजबूती के साथ में किया। रही बात अब की बार जो एग्जिट पोल है हमारा जो 2024 का है, इसके अंदर हमने अदर पार्टीज को ये जरूर नारा लगा होगा, कांग्रेस अन्य पार्टी जो इंडिया एयरलाइंस है उनको भी नारा लगा, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प था और उस संकल्प को हम बखूबी पूरा करेंगे। जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, कई तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है, कहीं 371 का आ रहा है, कहीं 300 का आ रहा है, कहीं क्या आ रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता था, जिसने एक शक्ति केंद्र के ऊपर जाके एक मेजोरिटी के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, आम जन के प्रति विश्वास, लेकिन ओवरऑल तो आप मान रहे हैं, लेकिन राजस्थान का जो दिखा रहा है, क्या उससे को लेकर भी अंदेशा था कि हाँ 3 से 4 सीटों में कंपटीशन है और अगर कम हो रही है तो हो सकती है राजस्थान में? देखिए, जहां तक राजस्थान का सवाल है, मैं राजस्थान के बारे में आपको बता दूं, पिछली बार भी बहुत सारे कयास लगाए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अन्य पार्टी के द्वारा, कि चाहे एक भी टूटे तो हो सकता है कयास लगाना, और वो दिन दूर नहीं। सर्वे की बात करें सर, कांग्रेस थोड़ी ना कह रही है, ये वही सर्वे कह रहे हैं जो आपको बहुमत भी दे रहे हैं। इसमें मैं ऐड करता हूं कि अमित शाह जी मान चुके हैं कि राजस्थान में नुकसान की। दूसरी बात, एक सवाल और ऐड करूंगा, आपसे करना जरूरी, क्योंकि आप उस कम्युनिटी से आते हैं, विधायक है। संविधान वाली बात थी जी, और पहला चरण में राजस्थान की चुनाव हुआ तो कई जगह पर अंडर करंट रहा संविधान का मसला। राजस्थान में बड़ी संख्या में SC भी रहते हैं, ST भी रहते हैं, दोनों ही कम्युनिटी में। और किरोड़ीलाल मीणा जी ने कही भी बात कि हम डैमेज कंट्रोल करने का बहुत हमने प्रयास भी किया, लेकिन कई जगह
नहीं कर पाए। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि जहां पे एससी और एसटी कम्युनिटी की बात है, एक बहुत बड़ा तबका राजस्थान के अंदर है, मगर जहां तक इस बात को है कि पूरी तरीके से समय से पहले कोई बात कहे कि उस बात का वातावरण पूरे ऑल ओवर राजस्थान के अंदर जाए, राजस्थान की मैं बात करूं, मगर समय से पहले माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस बात को बखूबी माना है कि हम जब तक रहेंगे किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन के साथ में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मगर जो अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन वाले इस बात को बखूबी चारों तरफ घुमाने का, फैलाने का हर तरीके से करेंगे। मगर मैं तो की जाती है, उसको संशोधन कहते हैं कैलाश भाई, और वो लंबे वक्त तक हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं हुआ। 250 बार से ज्यादा संशोधन अभी तक संविधान के अंदर हो चुका है और वो एक निरंतर प्रक्रिया है जो होना होता है, लेकिन बदलाव होना बहुत अलग चीज है। नहीं, मैं मानता हूं संशोधन होना भी चाहिए, जरूरी भी है, मगर जिस बात को लेके इसका एक बात का बतंगड़ बना दिया कि ऐसा होगा 250 बार से ज्यादा। जी आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई जो कम्युनिटी है, क्या उसके अंदर ये बात घर कर गई कि हाँ संविधान को बदला जा सकता है, वो ये कह रहे हैं? देखो, कम्युनिटी के अंदर ये बात जरूर गई है, मगर हम जैसे लोगों को जिस तरीके की जिम्मेवारी गई, उस जिम्मेवारी को हम गाँव, गरीब किसान तक, ढाणी तक, बूथ तक, शक्ति केंद्र प्रमुख तक पहुंच के उनको सारी बातों को इस बात से अवगत कराया। इसमें विजेंद्र, इतिहास में अगर जाएं तो बिहार का एक विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले एक ऐसा बयान आया था संविधान के बदलाव की बात को लेकर, और उस बहुत सारे प्रयास हुए और बहुत कोशिशें की गई बीजेपी और संघ परिवार ने बैलेंस करने की, लेकिन बिहार हाथ से चला गया था। बिल्कुल। और गुरमीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है गुरमीत जी आपका। सर, एग्जिट पोल जो अब तक के आंकड़े आ रहे हैं उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में आपको लगता है एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होंगे, या फिर अभी भी आपको लगता है कि इसमें भी ऊपर नीचे होगा जिस हिसाब से मेहनत की गई, जो दावे किए गए? तो पूछने की बात ही नहीं है कि एग्जिट पोल ऊपर नीचे होगा, क्योंकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो होता नहीं, जैसे आपने खुद ही कहा, और हर बार हर चुनाव में उसमें परिवर्तन आते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो अलग अलग संस्थाओं ने जो अलग अलग सर्वे एग्जिट पोल करवाए हैं, उनके जो आंकड़े हैं उनमें अंतर हैं। लेकिन हम अगर ये कहें कि एग्जिट पोल का कोई आधार ही नहीं होता तो वो भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में लगते हैं, बहुत सारा इसका पीछे, हम लोग तो उसके विशेषज्ञ हैं नहीं, लेकिन जो लोग करते हैं वो लोग, उनके अपने एक कई पद्धतियां होती है, एक तरह का विज्ञान होता है, तो इसलिए एक पूरी प्रक्रिया, अगर कहीं पर कोई उनकी नीयत अगर सही हो तो एक आप भाव पकड़ सकते हैं। देखिए, ठीक है सर, वही दरअसल हम सवाल कर रहे थे कि भाई सर्वे क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है, और उसमें प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर होता है। तो जो सर्वे वर्तमान स्थिति में आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें मार्जिन ऑफ एरर आप कितना लेकर चल रहे हैं? 5%, 10% या 15%? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो एग्जिट पोल बताते हैं उससे इतर बिल्कुल ही उलट परिणाम आए हैं, और इसलिए ये सवाल है। बहुत बार हो चुका है, लेकिन देखिए, मैं भी पहले पत्रकारिता में था, आप लोग भी जब जाते हैं फील्ड में, हम क्या करते हैं, आप हर व्यक्ति से तो नहीं मिल सकते, आप एक जगह रुकते हैं, किसी चाय की दुकान पे रुक जाते हैं, किसी किराने की दुकान पे रुक जाते हैं, किसी खेत में रुक जाते हैं, कहीं कुछ महिलाएं काम करती दिखती है वहां रुक जाते हैं, कहीं कोई ऑटो रिक्शे वाले बैठे हैं, कोई काम मजदूर बैठे हैं, तो एक सेंस आदमी को पता लगता है। वो प्रमाणिक उस तरीके से तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आजकल मतदाता भी बहुत चालाक। एग्जिट पोल में भी मैं मान लीजिए किसी एक अमुक पार्टी को वोट दे के आया और मुझसे बाहर जाके जब सवाल पूछा जाए तो मैं जाके दूसरी पार्टी का नाम ले सकता हूं, तो ये तो कोई वो होती नहीं श्योरिटी। आजकल तो आपने देखा ही होगा, कई जगह हम लोग देखते हैं, लोग जाके पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, किस पार्टी का जोर है, तो लोग उल्टा पलट के बोलते हैं भाई आप बताओ आपका क्या जो कहना है। कई बार पब्लिक कहती है कि नहीं ये तो सीआईडी के लोग होंगे, ये तो सरकारी एजेंसियों के लोग होंगे, तो कहने का अभिप्राय ये, लेकिन फिर भी ये एक एक्सरसाइज होती है। जहां तक एरर की बात है, देखिए कई बार ये जो 5-10% आप कह रहे हैं, इस पे भी हम निश्चित इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कई बार तो पूरा का पूरा भी उलट हुआ है। अभी आप अगर हाल की बात करें, बहुत पीछे ना भी जाएं तो लोगों की स्मृति अगर जो सबसे लेटेस्ट ताजा है, वो जो 4 राज्यों के जब चुनाव हुए उनमें आप जानती हैं कि कई एग्जिट पोल जो थे वो छत्तीसगढ़ में उन्होंने कांग्रेस की सरकार का रिपीट बताया था जी। और उसमें कई प्रमुख भी थे, लेकिन वहां पर आप जानते हैं कि बीजेपी वहां पर पावर में आ गई। और ऐसे ही अन्य मध्य प्रदेश में इतनी भारी जीत भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं दे रहे थे,
तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, ये अगर आप कुल मिला के सेंस अगर आज का पकड़ेंगे अब तक का, क्योंकि 6:30 बजे प्रक्रिया शुरू हुई और अभी 8 बजे केवल 1.5 घंटा हुआ है, लेकिन जैसे आपकी रुचि होगी, आप देख रहे होंगे, वैसे मैंने भी जितना देखा है, कमोवेश ये बात पहले से ही चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो चुनाव है उसमें आराम से हैट्रिक बनाने की सर, आप स्थिति ये में कहना है। चाह रहे हैं कि शायद ये सर्वे परसेप्शन पर आधारित भी हो सकते हैं और ग्राउंड रियलिटी अलग हो सकती है। देवेंद्र, क्या आपको लगता है? बिल्कुल विजेंद्र, मैं देख भी रहा हूं लगातार कि जितने भी सर्वे आए हैं सब में एक इंटरेस्टिंग बात है। आप देखेंगे बीजेपी का अपर नंबर बताया और इंडिया गठबंधन का लोअर नंबर बताया, ताकि उसको और इंटरेस्टिंग बताया जा सके, गैप जो बढ़ा करके। और कई सर्वे में मैं ये चीज देख रहा हूं कि 50-50 सीट का अंतर है। अगर उसको 50 सीटें घटाओगे तो 370 से 320 और इंडिया गठबंधन 250 ज्यादा है, जहां से 50 सीटों का अंतर नजर आता है। तो ये इंटरेस्टिंग बनाने वाला खेल भी इन सर्वे में नजर आ रहा है। 320 और 250 270 होती हैं। 200 देखिए विजेंद्र, जो मुद्दा था मैं पॉइंट बता रहा हूं, आप पॉइंट समझिए ना। लेकिन वही तो 50-50 सीटों का अंतर अगर किसी सर्वे में दिखा रहे हैं, अगर आप लोअर नंबर बीजेपी का दिखाने लग जाए इन सभी स्क्रीन पर और इंडिया गठबंधन का अपर नंबर दिखाने लग जाए, तो एक बड़ा अंतर यहीं पे कम होता नजर आ जाएगा, करीब 100 सीटों का। दूसरी बात, अभी ये सर्वे जो है, एक भारतीय जनता पार्टी का जो शासन जिस तरीके का था इस देश में, लगातार जनता के अंदर भय का माहौल तो था, ये हर कोई मानता है। तो जनता ने कितनी सच्चाई से जनता बोल पाई वो सामने आ जाएगा। जनता में था, नेताओं में कितना था वो तो अलग बात है, लेकिन जनता को भी जिस तरीके से डराया और धमकाया गया था वो जनता देख रही थी। जब बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को बिना आरोप के जेल में डाल दिया जाएगा तो जनता की तो क्या वहां पे कुछ बच जाता है। आप ये कहना चाह रहे कि वोट डालने जनता डर की वजह से गई और डर की वजह से उसने नहीं चाहते भी, ऐसा? मैं ये कह रहा हूं कि जनता ने कितना इस सर्वे में एक्सप्रेस किया है, उस बात पे सवाल कर रहा हूं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि जनता डरी हुई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से नहीं मिली, वो सीधा कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं। मैं कोर्ट को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, कोर्ट पे विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी को अगर होता तो अरविंद जी बाहर होते। आप बताइए कौन सा आरोप हम पे सिद्ध हो गया जो हमको जेल में डाला हुआ है? 2 साल 2 साल से हमने पेंडिंग है, जिन्होंने जमानत रखी भाई, से हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और अगर 2 साल बाद हम बाइज्जत जब बरी होकर बाहर आ जाएंगे तो आप इसको बताइएगा। कानूनी लड़ाई 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी ठीक है देवेंद्र जी, वो कानूनी लड़ाई है, लेकिन अहम अगर बात कर देखिए दिल्ली और पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए ये प्रमुख है। दिल्ली जहां पर गठबंधन है कांग्रेस के साथ और पंजाब जहां पर खिलाफ है आप कांग्रेस के, ऐसे में एक तो बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी कांग्रेस लिए ये भी रहेगी कि कहां हमें साथ में खड़े होना है, कहां हमें खिलाफ बोलना है। लेकिन दोनों ही राज्यों का, पंजाब का हालांकि अभी एग्जिट पोल आना बाकी है, लेकिन दिल्ली में 6-1 दिखा रहा है। देखिए श्वेता जी, जनता का इस बार बिल्कुल क्लियर था कौन साथ कौन खिलाफ, जनता नहीं देख रही थी। जनता इस बार अपने मुद्दों पर बात करती, युवा रोजगार के लिए, किसान अपने हक के लिए, महिलाएं अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। पार्टी की लड़ाई नहीं थी ये, लड़ाई जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में थी। आप दिल्ली में साथ खड़े होकर वोट मांगिए और पंजाब में आप जाकर एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करिए। ये जनता पार्टी के मैं दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं, जहां एक राज्य में साथ थे, फिर ये खिलाफ थे, संसद में साथ थे, विधानसभा में खिलाफ थे, तमाम ऐसे उदाहरण आए हैं। हर पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ती है इस देश के अंदर और जनता को अधिकार है, जनता सब समझती है कि कौन क्या कर रहा है। हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी मंगलसूत्र नलकी ले जाएंगे, जो है आपके यहां से बहस चोरी हो जाएगी, इस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी। जनता समझ रही है ना कि कौन उनको बेहतर दे सकता है, कौन उनकी खिलाफत कर सकता है। जनता ने वोट किया। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी 0 होने जा रही है। हरियाणा में जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जनता को खदेड़ा गया वो सबने देखा, और पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जनता से ज्यादा पुलिस वाले नजर आ रहे थे। तो वो तो जनता बता रही है। आम आदमी पार्टी 5 साल पहले एक बूस्टर डोज लेकर चल रही थी। उसने गुजरात में चुनाव लड़ा, राजस्थान में अपना पूरा संगठन खड़ा किया, पूरा जोर लगाया। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में 1, गुजरात में 2, राजस्थान में 0 सीट पे चुनाव ही नहीं लड़ रहे? देखिए विजेंद्र, ये पूरा चुनाव जो था ये देश के संविधान को बचाने का था। अगर इसी बात पे मैं सवाल करूं, मैं बता रहा हूं ना, नहीं वो हम तय करेंगे चुनाव, वो मैं बता रहा हूं ना, संविधान नहीं बदला जा सकता सर, नहीं बदला जा सकता। सब देख रहे हैं किस तरीके से संविधान बदला जा सकता है या किसी के करने से संविधान नहीं बदला जा सकता। किस तरीके से दिल्ली की जनता से अधिकार छीनेगा वो देश ने देखा है। लेकिन आपने जो सवाल किया चुनाव लड़ने का, तो मैं ये जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक भी चुनाव नहीं लड़ा, क्यों नहीं लड़ा? ये बात जायज है आपकी, पूछ रहे थे कैलाश जी साथ हैं भाई। कैलाश जी, पार्टी का चुनाव लड़ने का जब 370 का आंकड़ा जब दिया तो उसमें 370 धारा को जोड़ा गया, कहा गया कि हमने 370 हटा दी, 370 का टारगेट है, और जहां से धारा हटाई वहां चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, ये हमारी पार्टी का जो भी निर्णय था उस निर्णय के अनुसार ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर हमने काम किया। और जहां तक के एग्जिट पोल की बात के ऊपर हम बात कर रहे थे, मगर यहाँ पे ये डर था कि 7-0 अगर वहां हो गई तो कहीं ऐसा संदेश ना चला जाए कि 370 और 35A हटाने का जनता वहां विरोध कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है
और ऐसा नहीं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं तो जिस पार्टी के अंदर मैं आपके पार्टी की बात बता दूं, जहां पे महिला एमपी आपकी सुरक्षित नहीं, दिल्ली के अंदर आपके बहुत सारे डिप्टी सीएम पहले से जेल के अंदर है। और जहां तक आप बोल रहे हो मंगलसूत्र की बात आप लोग कर रहे हो कि आपके माध्यम से पार्टी ने क्या किया। आज भ्रष्टाचार के नाम के ऊपर आपके दिल्ली के सीएम जेल के अंदर है, तो आपके पेट के अंदर दर्द हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर आरोप है, आपका डिप्टी सीएम जेल के अंदर है, आपका डिप्टी सीएम जेल के अंदर है, आपके बहुत सारे सांसद जेल के अंदर है। दिल्ली के अंदर किस प्रकार का शासन करना चाहते हो आप? क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी पार्टी अगर इस लेवल के ऊपर है तो क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ रही? क्यों राजस्थान के अंदर 0 हो गई? आपने जनता का शोषण किया और आपको ये तक पता नहीं कहां पे आप कांग्रेस जनता का शोषण किया होता तो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी हैट्रिक नहीं लगा रहे होते आज। कैलाश जी जरा बताइए, उनके जितने भी सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री जो गए हैं वो पीएमएलए की एक्ट के अलावा और कौन सी धाराओं में गए? देखिए बहुत सारी चीजें हैं और जिन चीजों के बाद बिल्कुल बता रहा हूं आपको। अभी थोड़े दिनों पहले जो महिला सांसद का मामला आया, किसने लेके आया? हम थोड़ी आए थे वहां पे। क्यों बताइए ना, आपके मुख्यमंत्री के ओएसडी के ऊपर इल्जाम लगा, हम थोड़ी गए थे लगाने। आरोप होना एक अलग बात है, आरोप सिद्ध होना एक अलग बात है। और सिद्ध है जब ही वो जेल के अंदर। कैलाश जी एक सेकंड देखिए, जब आरोप सिद्ध होगा वो सलाखों के पीछे होगा, ये चर्चा होती भी रहेगी। लेकिन अभी हम अगर आंकड़ों की बात करें, देखिए ये सब कुछ हुआ है और इसका इंपैक्ट असर जनता पर होता है। सवाल यह है कि क्या वोटर पर भी हुआ होगा, क्या जो साथ में वोटर रहे वो छूटे हैं या फिर जुड़े हैं? तमाम अहम पहलू चर्चा इस पर करेंगे जिस दिन परिणाम आएगा, तब हम बात भी कर लेंगे इस पर। लेकिन एग्जिट पोल पर क्योंकि हम बात करते हैं, इस पर भी कुछ कहना चाहते हैं यशवर्धन जी? मैं ईवीएम के विषय में एक बहुत मजेदार जानकारी देना चाहता हूं जी। भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। उन्होंने ईवीएम के खिलाफ पूरी एक किताब लिखी है जो अमेजन पर अवेलेबल है, डेमोक्रेसी एट रिस्क, और उसका फॉरवर्ड लिखा है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। तो सबसे पहले विरोध जो चालू किया बाकायदा किताब लिखकर, वो भाजपा के सांसद महोदय ने चालू किया। आडवाणी जी ने पूरे देश में चुनाव की भी डिमांड की थी और मतपत्र का समर्थन भी किया। बिल्कुल, मतपत्र का समर्थन किया। दूसरा, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। यशवर्धन जी जरा बताइए, जिस दौर में ये सब किया गया था और जिस दौर में किताब लिखी गई जिस ईरा के लिए, उसमें ईवीएम का मतलब क्या था? क्या उसके साथ वीवीपैट ऐड था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट तो अभी भी ऐड हो गया, लेकिन उसके जो वोट है वो गिने नहीं जाते हैं। सर ऐड तो नहीं था ना भाई आपका, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिफ्लेक्शन नहीं था उसका, जब वो लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक मोड पर ही वोटर को दिखता है कि भाई किसको वोट दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मोड पर ही सबसे पहले आपत्ति इन लोगों ने उठाई थी। किताब लिख दी, अमेजन पर उपलब्ध है, हटा भी नहीं रहे उसको। अब की बार जो है ना, मतगणना के दिन कांग्रेस ने विशेष ट्रेनिंग दी अपने 17C। अच्छा, दूसरी 17C की संविधान के विषय में कुछ बोलना चाहता हूं। संविधान के विषय में, बदलने के विषय में सबसे पहले इन्हीं के सांसद, भाजपा के सांसद हेगड़े साहब ने चालू किया, फिर ज्योति मिर्धा जी ने बोला, फिर अयोध्या से जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने बोला। अरे सर, यूं तो आपके सांसद कहते हैं भाई पाकिस्तान बहुत प्यारा लगता है, तो क्या पूरी कांग्रेस को लगता है? ये तो कोई अल्प ज्ञान जो होता है सर, मैं ये कह रहा हूं। देखिए व्हाट्सएप की जानकारी को हम अगर सीरियस डिबेट में लेंगे, बदलाव एक बार मैं आपकी बात को काटना चाहूंगा। मैं ऐसे बता रहा हूं कि संविधान की बात बार बार निकल के आ रही है। संविधान के अंदर ऐसा कौन सा वक्तव्य था जिसके अंदर बदलने की बात आई? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, अगर एक लाइन अगर इसको साबित कर दे कांग्रेस पार्टी, आप कहोगे जो करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज, मैं एक बार इसको बिल्कुल क्लियर कर दूं, और कहीं पे संविधान के बारे के अंदर जिस तरीके की चिकनी चुपड़ी बातें करके कांग्रेस ने इसको परोसने का काम किया, परोस तो नहीं पाए ना। हो सकता है कहीं ना कहीं, कई बार आपने लालकृष्ण आडवाणी साहब की बात की, उसकी तथ्यता कितनी थी उस बात के अंदर, इस बात को भी कहीं निकाल के लाए जी। किताब लिखी जा चुकी है, और चीजें मिल जाएंगी और आपके नेताओं के बयान भी मिल जाएंगे। उन्होंने किताब का समर्थन किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट नहीं पड़ने चाहिए। वो तो आडवाणी जी से पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे? दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जो संविधान बदलने का जो मामला था, उसको स्थापना जनता में क्यों हुई? क्योंकि आपका जो नेचर ऑफ लीडरशिप है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं मानती, जजमेंट्स को नहीं मानती,
अपने तरीके से चीजों को करते हैं, स्थापित नेताओं को जेल में डाल देते हैं, ईडी सीबीआई पीछे लगा देते हैं। तो एक बहुत बड़े वर्ग को ये लगा कि यदि ये इस तरीके से सारा चीजें कर रहे हैं, तानाशाही की तरह कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि संविधान को भी खत्म कर दें। इसलिए जनता ने उसको स्वीकार किया, उस एलिगेशन को। और उस एलिगेशन को चालू किसने किया? आपके खुद के सांसदों ने चालू किया, सांसद प्रत्याशियों ने चालू किया। संविधान तो तब भी खत्म नहीं हुआ जब पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई, बिल्कुल कलम को रोक दिया गया था, तब भी जिंदा रहा सर। केशवानंद भारती, तो कैसे चलेगा बताइए? सर्वे आपको दिखा रहे हैं, देखिए इंडिया न्यूज का जो सर्वे हो एनडीए को 371 दे रहा है, जबकि INDIA को 125 दे रहा है और 47 अदर को दे रहा है। यशवर्धन जी, अब तो दिक्कत नहीं है ना अगर मैं INDIA बोल रहा हूं? ठीक है। तो इंडिया न्यूज का जो सर्वे हो 371 370 के आसपास का श्वेता टारगेट रखा था बीजेपी ने। इंडिया न्यूज का सर्वे लगभग वहीं तक एनडीए को पहुंचा था। बिल्कुल, और INDIA को भी करीब 125। लेकिन आर भारत का सर्वे क्या कहता है उस पर भी आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब ओवरऑल सर्वे की बात आई थी तो आर भारत का सर्वे यहाँ पर बोला था, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन 4 विधानसभा चुनाव है उनके में कुछ एग्जिट पोल्स आए, अगर वो भी सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जल्द हम अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि भाई 4 विधानसभा राज्यों के अंदर जो चुनाव हुए थे वहां के सर्वे के हिसाब से कहां किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम अलग अलग सर्वे बता रहे हैं और मुझे फिर भी इस पे PMARQ का जो सर्वे है, मैं कहूंगा टेक्निकल टीम को जरा इसको सही कीजिए। ये अदर 130 नहीं हो सकता, ये 30 होगा, यानी कि 359, 154 और 30। ये दरअसल ये सर्वे। और श्वेता देखिए ऊपर से शुरू कीजिए, जन की बात से लेकर और जी न्यूज तक। ये भी हो सकता है कि इसे अपडेट कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये 30 है। 10वें PMARQ का जो सर्वे है, लेकिन जो सर्वे का आंकड़ा, और अभी इसी पर देवेंद्र जी का भी डाउट ये था, सवाल ये था कि आप हाईएस्ट दिखा रहे हो एनडीए का, लोवेस्ट दिखा रहे हो INDIA का, और बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा रहे हो, और ये इससे वो सहमत नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन INDIA गठबंधन जिस तरह से आया, आप लोग 295+ की बात करो, आज ही 3 बजे अहम मीटिंग हुई थी देवेंद्र जी, अभी भी क्या कायम है? आपको लगता है कि जो ये एग्जिट पोल है, जो सर्वे है, जो सामने आया है, वो सब एक तरफा है, परिणाम कुछ और होंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए श्वेता, हमने चुनाव लड़ा, हम जहाँ थे हम वहाँ की बात कर सकते हैं। मैंने जैसे पंजाब को बताया, पंजाब भारतीय जनता पार्टी 0 आ रही है, दिल्ली में भी सर्वे के हिसाब से सीटें नहीं आ रही हैं। तो नहीं, मैं बाकी जगह की भी वही बताऊंगा, बाकी जगह की भी बाकी साथी बता पाएंगे। लेकिन इन सर्वे के हिसाब से जब मैं देखता हूँ पंजाब और दिल्ली को, तो मैं बिल्कुल असहमत होता हूँ इन सर्वे से, क्योंकि वहां मैं था, मैं देख के आया हूँ जनता में किस तरीके की नाराजगी थी। पंजाब के किसानों से हम मिले हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन पर गोलियां लाठियां बरसाई। अब भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करिए उनको वोट देकर के जिताएंगे। जिन युवाओं को इन्होंने सेना में भर्ती होना था, उनके सपने तोड़ दिए। क्या वो हरियाणा के युवा जिनको इन्होंने अग्रिम के जरिए जो है 4 साल की नौकरी दे दी, क्या वो इनको वोट देंगे? क्या वो माँ बाप इनको वोट देंगे जिनके बेटों की नौकरियां खा गए? तो देश की जनता में बहुत गुस्सा था, और वो गुस्सा परिणाम में नजर भी आएगा। हम तो 4 तारीख का इंतजार करेंगे। 4 तारीख को हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन बहुमत लाएगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहीं पर आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहिए, अगर ये सर्वे जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और जिसको आप सिरे से नकार रहे हैं, अगर इसी सर्वे के हिसाब से परिणाम भी आ गया तो ईवीएम के ऊपर तो सवाल नहीं उठाएंगे ना? देखिए, ईवीएम हमेशा से कटघरे में थी, अभी भी चुनाव आयोग से मिले विपक्ष के दिल्ली में जब आप बहुमत से आए तभी भी कटघरे में, तब भी हरियाणा में जब क्लीन स्वीप कर दिया तब भी कटघरे में। आम आदमी पार्टी के पास ईवीएम का हाथ नहीं था। अगर लेकिन कई सवाल अगर जनता के मन में उसको दूर करना, जनता छोड़िए ना, जनता में सवाल आएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना चुनाव आयोग को। भाई ईवीएम को तो कम से कम राजनीति से दूर करना चाहिए, क्योंकि वो भरोसा है। और अगर मैं गलत नहीं तो स्ट्रांग रूम में से निकलने से लेकर ईवीएम और वापस स्ट्रांग रूम में पहुंचने तक, इसमें हर पार्टी के पास एक्सेस होता है, रिकॉर्ड होता है, ईवीएम की पूरी जो बारकोड होता है वो होता है, सर्विलांस होता है, सीसीटीवी का एक्सेस होता है, फिर भी सवाल उठाते हैं। देखिए, ऐसा कई बार प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि 30% हैकिंग की बातें आई, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने उनको बातों को नकार दिया था। और ये अलग बात है कि कांग्रेस ही ईवीएम की जन्मदाता रही, कांग्रेस ने यहाँ पर ईवीएम लेकर आई, जबकि अमेरिका में आज भी मतपत्रों से ही चुनाव होते हैं, पेपर से चुनाव होते हैं। लेकिन एबीपी का एक एग्जिट पोल है जिसमें एबीपी तकरीबन 234 तक ले जा रही है बीजेपी को 198 से, और कांग्रेस पार्टी को तकरीबन 125 के बीच में ला रही है। तो ये जो एग्जिट पोल है एबीपी का, ये कमोबेश बाकी जो एग्जिट पोल हैं उनके मुकाबले अलग है, कुछ अलग भी है और कुछ तार्किक भी यहाँ पर लगता है। और उस तार्किक का अर्थ यही है कि एबीपी की टीम ने हो सकता है ज्यादा अच्छी तरह, उनके सर्वेयर्स ने अलग तरह का। एबीपी का सर्वे आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें अभी तक कितनी सीटों को काउंट किया जा चुका है, और जो आप बता रहे हैं कि भाई 227 से 269 के आसपास, ये वो कितनी कैलकुलेट हुई है? 392 सीटें काउंट है
392। हाँ, और ठीक। उसमें तो से ये भी आंकड़ा वही पहुंच जाएगा फिर तो बिल्कुल वही लग रहा है, पहुंचेगा क्योंकि अभी 150 सीटें इसमें बाकी है जिसमें 300 से ये ऊपर सर्वे- जाएगा आंकड़ा। ठीक। 350 से ऊपर जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जितने भी सर्वे हैं और जितने भी अभी तक चैनल्स के सर्वे हैं वो सब एक मत है कि भाई बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। देखिए पूरी तरह अगर एग्जिट पोल के माने तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में अब कोई शक शुबा है ही नहीं, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं जिस तरह के एग्जिट पोल के दावे हैं। और पूरी तरह अब मुझे लगता है कि अब ये देखना है कि किस तरह का मंत्रिमंडल होगा और विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी। SAAM जन की बात, इसका सर्वे क्या कह रहा है श्वेता? देखिए 377 एनडीए, INDIA 151 और अदर 15। यहां भी पूरे तरीके से बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाते हुए जन की बात SAAM का सर्वे दिखा रहा है। ठीक है, और क्योंकि गुरमीत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। गुरमीत जी, बिल्कुल आपने शुरुआती तौर पर ये बात की थी कि ये सर्वे है लेकिन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस भी होता है और आगे क्या होते हैं एग्जैक्ट पोल या रिजल्ट। लेकिन ओवरऑल आपका एनालिसिस क्या कहता है? 7 चरण में वोटिंग संपन्न होती है, चुनाव संपन्न हो जाते हैं। उत्तर भारत में कहा जा रहा है कि एनडीए कुछ माइनस में जाएगी और उसको गेन करने की कोशिश दक्षिण भारत से होगी। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि दक्षिण से अच्छी खबर एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए रहेगी? देखिए, पहली बात तो उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश की जो बात चल रही थी जी, कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, तो वो 2014 से तो नहीं लेकिन 2019 से तो बेटर आ रहे हैं कई सर्वे जो उत्तर के आसपास 69-68 ऐसे। आपको बताते हैं कि टाइम्स नाउ नव भारत का एग्जिट पोल यूपी को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या है जरा देखिए, क्योंकि 80 सीटें हैं श्वेता और यहां से पूरा डिसाइड होता है बीजेपी का कि किस तरीके का लोकसभा के अंदर का स्ट्रक्चर रहना है। यूपी का जो एग्जिट पोल 80 सीटों में से जो बीजेपी है वो बीजेपी 66 से 70 सीट जीती हुई और इसको हम एनडीए कह सकते हैं, जबकि कांग्रेस यानी कि INDIA 10 से 13 सीटें और बीएसपी 0। बीएसपी शायद वोट काटती ही नजर आएगी कांग्रेस के, और अन्य को एक, अन्य में अब कौन है ये बता पाना मुश्किल। लेकिन गुरमीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरमीत जी, सवाल दरअसल ये है कि बीजेपी ने पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक मुद्दे बदले और बयानों की स्टाइल बदली। क्या हम ये कहें कि जैसे 50 ओवर का चुनाव, 50 ओवर का जो मैच होता है उसमें पहले 10 ओवर की बैटिंग लाइन अलग होती है, 10 से 20 ओवर की अलग होती है, 30 से 40 की अलग, 40 से 45 अलग और 45 से 50 अलग, जबकि टीम एक ही होती है। क्या बीजेपी ने उसी रणनीति के साथ काम किया और इसलिए शायद ये आंकड़े इस तरीके के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? देखिए, पहली बात अगर आप क्रिकेट से उदाहरण लेंगे तो वो तो वीरेंद्र सहवाग जैसे जो खिलाड़ी थे या रोहित शर्मा भी, वो 50 ओवर का, वो 20 ओवर का, वो पहले ओवर से ही उसी तरह से खेलते हैं। और मोदी जी की भी अपनी एक विशिष्ट शैली है जो आक्रामक शैली है। वो हमेशा ऑफेंस पे रहते हैं, कभी डिफेंस पे नहीं जाते। कोई भी बात जब उनको कही जाती है, आप जानते हैं जब उन्हें लालू यादव ने परिवार को लेके कोई बात करी तो मोदी का परिवार नाम से शुरू हो गया था पूरा कैंपेन। कारों में भी लगाने लगे थे, इस कार में मोदी का परिवार, ऐसे करके। तो वो हमेशा ऑफेंसिव खेलते हैं और उसका उनको लाभ निश्चित ही मिल रहा है। देखिए 10 साल जो आप जहां तक चरणों की बात कह रहे हैं, ऐसा है कि 10 साल सरकार ऑलरेडी हो गई। आज तक नेहरू जी के बाद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो हैट्रिक बना पाया हो, लगातार चुनाव जीत पाया हो। इसलिए मोदी जी ने इस चुनाव में और हर चुनाव में वो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाते हैं। जब इस कुछ दौरों में खासतौर पर जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और उसका अर्थ ये लगाया जाने लगा कि कुछ ना कुछ बात है, कोई अंडर करंट है। देखिए, अंडर करंट होता ही है। मुद्दा ये है कि जो विकल्प है, जब तक विकल्प एक नहीं खड़ा होगा, अभी आप थोड़ी देर पहले ही बात कर रही थी कि दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी पंजाब में अलग चुनाव लड़ी, दिल्ली में अलायंस करके लड़ी और दोनों जगह ही नुकसान। अगर एग्जिट पोल को मैं सही मानूं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एग्जिट पोल आज हम जो चर्चा है वो बेसिकली एग्जिट पोल पे कर रहे हैं। एग्जिट पोल में दिल्ली में शून्य दिखा रहे हैं ज्यादातर, जितना अगर मैं सही हूं तो 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ले रही। और पंजाब में भी जिस तरह का प्रचंड बहुमत 2022 में मिला था आम आदमी पार्टी को और उनकी सरकार बनी थी, उससे अगर आप तुलना करें, क्योंकि जब भी विधानसभा चुनाव होता है उसको लोकसभा में कन्वर्ट किया जाता है, जब लोकसभा होता है तो विधानसभा में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट यानी कि मान लीजिए किसी ने 4 लोकसभा सीट जीती तो इसका मतलब ये है कि वो देखा जाएगा भाई कितनी विधानसभा चुनाव में उसको बढ़त मिली, कितने विधानसभा क्षेत्रों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा
हरियाणा में जब डिटेल रिजल्ट आएंगे उसके बाद पहला विश्लेषण यही होगा, क्योंकि वहां इसी साल चुनाव है। जी जो मैं पिछली बात कर रहा था जब बीच में ठीक है बाइट सर, आई, मैं माफी वो- के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन श्वेता हमने ये भी देखा है कि जनता इतनी इंटेलिजेंट हो गई, उसको पता है विधानसभा में किसको चुनना है और लोकसभा में किसको चुना है। इसलिए जहां पूरी क्लीन स्वीप भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में की, वहां भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों की सरकारें बनी। लेकिन और ये कोशिश भी यही रहती कि भाई वोटर्स भी समझता है कि हमें विधानसभा में किसी, और इसलिए कई बार देखा है कि वो एक पार्टी के साथ तो विधानसभा में जाता है लेकिन दूसरे के साथ लोकसभा में। लेकिन गुरमीत जी ने अभी एक जरूर अहम बात कही, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जब लेकर सवाल था और तब एग्जिट पोल आया नहीं था, उनका कहना यही था कि ये प्लस जाएगी 69 के करीब, और यूपी का कम से कम एग्जिट पोल यही बता रहा है, यानी पिछली बार से गेन में ही है यहाँ पर यूपी में एनडीए। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक लिया रुकना, लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एग्जिट पोल है, नतीजे आ रहे हैं, तो ऐसे में चर्चा भी जरूरी है और सभी पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे हैं। देखना जरूर होगा, इंतजार इस बात का हर किसी को है कि 4 जून को कितना ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में नजर आते, एग्जैक्ट रिजल्ट में नजर आते, या कोई बड़ा बदलाव, बड़ा फेरबदल